50% ऑफिसर्स करप्ट होंगे हमारी गवर्नमेंट सर्विसेज में। पैसे तो कोई खास नहीं जोड़ पाओगे आप। अगर आप करप्शन करते हो तो आप ठीक ठाक पैसे बना लोगे। करप्शन के लिए आपको कोई ना कोई टेम्पटेशन चाहिए होगी। करप्शन की नीड किसी को नहीं होती। आई डोंट बाय दैट। योगी आदित्यनाथ, उनकी कोई स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि अगर आप किसी करप्शन केस में पकड़े जाते हो तो आपके नेक्स्ट जनरेशन को भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। तो इस पूरे प्रोसेस में करप्शन सबसे ज्यादा कौन सी स्टेज पे होता है? ऑन द ग्राउंड। एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर यू आर सिटिंग इन अ ग्लास हाउस। आपको तंग करना काफ़ी आसान है। व्हेन आई गो इनटू द रेड, सबसे पहला काम ये होगा कि एक चीज़ जो बहुत हेवीली स्मगल होती है, बहुत महंगी होती है। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस रियल जर्नी ऑल्सो कि ट्रांजिशन रियलिटी में कैसे होता है फ्रॉम एन एम्प्लॉई to starting something of your own out of your passion. Entrepreneurship is extremely hard. It is much harder than UPSC civil services exam, and it is because there is no defined structure at all. What are your thoughts on dreaming big? Dream big मुझे लगता है बहुत अच्छा आइडिया है। For me it has worked. हम हर किसी के सक्सेस को ही तो देख रहे हैं ना आज की डेट में। We are very impressed with the founder of Blinkit. हम सैक्रिफाइस उसी चीज़ पे कर पाते हैं जिस चीज़ का हमको काफ़ी पैशन होता है। क्या लोग नहीं करते अपनी प्रिपरेशन जर्नी में जो उन्हें करना चाहिए टू क्लियर एन एग्जाम? डोंट फॉलो एवरीथिंग, पीपल गेट ओवरवेल्म्ड। अगर कोई यूपीएससी एस्पिरेंट इसको देख रहा है या कोई भी जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जो मिस हो जाती है लोगों से? यूपीएससी टॉपर और यूपीएससी का कोई इंसान जो इंटरव्यू तक गया है उसमें कोई खास फर्क नहीं मिलेगा आपको। आपकी जो जर्नी रही है बहुत फैसिनेटिंग रही है। आपने 11 साल आईआरएस ऑफिसर की तरह काम किया और फिर सडनली छोड़ दिया। जो इंटरव्यूज होते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स को जो जज करते हैं वो क्या क्वालिटीज देखते हैं? झूठ बोलता है नहीं बोलता, बात छुपाता है कि नहीं छुपाता। वेलकम टू द जर्नी विदिन पॉडकास्ट विद मी शोभा राणा। मैं एक इमोशनल इंटेलिजेंस और माइंडसेट कोच हूं और साथ ही इस पॉडकास्ट की होस्ट और क्रिएटर भी हूं। द जर्नी विदिन पॉडकास्ट का एम है कि आपको आपकी बेस्ट लाइफ, आपकी ड्रीम लाइफ को डिज़ाइन करने में मदद कर सके। और आज इस ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए हमारे साथ हैं एक्स आईआरएस ऑफिसर रवि कपूर जी, जो कि अब यूपीएससी स्टूडेंट्स को मेंटर करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं कि वो अपने एग्जाम्स को कैसे क्लियर करें। आज इस कॉन्वर्जेशन में हमने ऑफ कोर्स एक यूपीएससी स्टूडेंट या किसी भी, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो किस तरह का माइंडसेट होना चाहिए, किस तरह के चैलेंजेस होते हैं, मेंटल क्लैरिटी कहाँ से लाएं, अपने ट्रू पैशन और पर्पस को कैसे आइडेंटिफाई करें और कैसे आइडेंटिफाई करें जो डिस्कम्फर्ट आता है आपको अपने खुद के पैशन को फॉलो करने में, गुड स्ट्रेस और बैड स्ट्रेस के बीच में से डिफ्रेंशिएट कैसे करें। साथ ही साथ हमने इनके आईआरएस एक्सपीरियंस के थ्रू समझने की कोशिश की है कि इंडिया में जो टैक्स लॉज हैं या जो टैक्स इवेजन है वो कैसे होता है, रेड कैसे कंडक्ट की जाती है, स्मगलिंग कौन सी चीज़ों की होती है। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशंस है क्योंकि इनके जो एक्सपीरियंसेस है वो इन डिपार्टमेंट्स में काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव को हाईलाइट करते हैं जो आपको अपने माइंडसेट को रिवायर करने में बहुत मदद करेंगे। तो इस कॉन्वर्जेशन को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत कुछ है यहाँ से प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में निकाल कर अप्लाई करने के लिए। इससे पहले कि हम हमारे आज के गेस्ट से मिले, एक हम्बल रिक्वेस्ट आप सभी से कि चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर आपको द जर्नी विद इन पॉडकास्ट की कोशिश अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि एवरी वीक आपके पास हमारे नोटिफिकेशंस और हमारे पॉडकास्ट अपडेट्स आते रहें। लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, अपने सभी ग्रुप्स में, ताकि और लोग हमें इस जर्नी में ज्वाइन कर पाएँ। एंड नाउ लेट्स मीट आवर टुडेज गेस्ट, Mr. Ravi Kapoor, on the Journey Within podcast. Hi Ravi, welcome to the Journey Within podcast. Thank you Shobha ji, thank you for hosting me. You know, आपकी जो जर्नी रही है बहुत फैसिनेटिंग रही है। आपने 11 साल आईआरएस ऑफिसर की तरह काम किया और फिर सडनली छोड़ दिया। जो जगह पे लोग जाना चाहते हैं, यूपीएससी के इतने सारे एस्पिरेंट्स को आप मेंटोर करते हो, इतनी एक बड़ी तादाद है हमारी कंट्री में स्टूडेंट्स की, यंग एस्पिरेंट्स की, जो 5-5, 10-10 साल तक बैठे रहते हैं यूपीएससी क्रैक करने के लिए, वो पोजीशन पे जाने के लिए जहां आप थे। सो आपने आईआरएस क्यों छोड़ी? That's a great question. सबसे पहला तो एक दो पार्ट हैं आपके क्वेश्चन के। एक तो झटके से नहीं छोड़ी, बहुत सोच समझ के छोड़ी। इनफैक्ट अगर
कर सकता तो पहले छोड़ देता, क्योंकि क्लैरिटी आनी स्टार्ट हो गई थी। क्लैरिटी तो पहले दिन से आनी स्टार्ट हो गई थी जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि टैक्सेशन मेरा फोटे नहीं है। देखो, टेक्निकल सब्जेक्ट है और अब काफ़ी ज़्यादा और टेक्निकल हो गया है, हाईली टेक्निकल, लीगली एंड टेक वाइज दोनों हो गया है, क्योंकि टैक्स आज की डेट में कोई फिजिकली जाके नहीं कलेक्ट करता है। इट इज़ ऑल डन बाय गवर्नमेंट सिस्टम्स। यू नीड टू अंडरस्टैंड दोस गवर्नमेंट सिस्टम्स अगर आपको अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन करनी है उसमें। तो मुझे रियलाइज हो गया था कि आई विल नेवर बी द बेस्ट इन दिस। ये इतना तो क्लियर था। मतलब आई वॉज कमिंग फ्रॉम एथलेटिक बैकग्राउंड में, एक बॉडी बिल्डर था, एथलीट था। उसके बाद मैं IRS में, IRS मुझे मिला, मेरी फर्स्ट चॉइस नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और जब मैं उस डिपार्टमेंट में गया तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये मतलब स्पेशलिस्ट और जनरलिस्ट के बीच का एक चीज़ है। IAS की बात अलग है, IPS की बात अलग है, IFS की बात भी अलग है। बट वेन यू बिकम कंस्ट्रेंड टू टैक्सेशन, सारी जिंदगी टैक्सेशन करनी है, तो मुझे रियलाइज हो गया था सारी जिंदगी तो नहीं हो पाएगा। 10 साल किया और बहुत कुछ सीखने को मिला उसकी वजह से। आई गॉट द एक्सपोजर टू द अंडर बेली ऑफ सोसाइटी। मैंने गवर्नेंस अंदर से देखी, मैंने करप्शन, रॉट, गुड बैड अगली सब कुछ देखा वहाँ। और शायद उसी की वजह से आज मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि द सिस्टम इज इन नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट, टू बी फ्रैंक। दूसरा, जहाँ तक UPSC एस्पिरेंट्स का सवाल है, सच बात मैं अगर आपको बोलूं, अगर आई एम बीइंग कंप्लीटली ऑनेस्ट, देखिए, इट इज़ अ बिग डील गवर्नमेंट के एग्जाम में क्रैक करना। UPSC सिविल सर्विसेज पर्टिकुलरली उसका एक एपेक्स माना जाता है और बहुत जल्दी बहुत हाई पोजीशन मिलती है आपको। यू आर इनटू द टॉप, मिडल टॉप मैनेजमेंट एट द स्टार्टिंग लेवल इटसेल्फ। मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी एज एन असिस्टेंट कमिश्नर। एक्सपोजर बहुत एक्सट्रीम मिलेगा, चाहे IRS में हो चाहे IPS में हो। 5-10 साल के बाद, 5-7 साल के बाद मुझे क्लियर हो गया था कि अब इतना ही एक्सपोजर है, अब इसके बाद ब्यूरोक्रेटिक एक हायरार्की है जिसमें मैं जा सकता हूँ, मैं धीरे धीरे पॉलिसी मेकिंग में पहुंच जाऊंगा, आई विल बिकम द कमिश्नर एटसेट्रा एटसेट्रा। बट आई न्यू, मतलब डिसएंचांटमेंट हो जाता है, आपको पता है कि आपका ट्रेजेक्ट्री क्या है। सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स के लिए बहुत बड़ी बात होती है वो एग्जाम क्लियर करना, क्योंकि सच में हमारी सोसाइटी उसको करती है रिवॉर्ड। हाँ, उसको एक पेडेस्टल भी रखा हुआ है ना हमेशा से, कि उसके साथ बहुत सारा पावर कनेक्टेड है, कि आप बहुत बड़े पावरफुल नेटवर्क्स में जाने लगोगे, आप गवर्नमेंट को बहुत अंदर से डीपली समझोगे, आपके कनेक्शंस बहुत अच्छे बन जाएंगे, आप अच्छा पैसा कमाओगे, सरकारी जो पर्क्स मिलते हैं, घर, मकान, ड्राइवर, ये वो सब मिलेगा, तो बहुत एक लुक्रेटिव ऑप्शन की तरफ मतलब वो लुक्रेटिवनेस का तो इतना ज्यादा है कि पैसे हो या ना हो, लोग अज्यूम करेंगे कि आपके पास तो बहुत है। जब मैं व्हेन आई वाज इन प्रोबेशन, तो हमको मिलते थे कुछ 50-60-70 हज़ार, और दैट इज नथिंग, कुछ भी नहीं होते हैं उस वक्त के लिए, खासकर अगर आपको रेंट भी देना है। और आपको, मेरी फर्स्ट पोस्टिंग मुझे याद है, मेरी खराब हो गई थी हालत। और आप कितने साल के थे तब? व्हाट वाज योर एज? मैं था 24-25 साल का। तो 24-25 साल लग जाते हैं एवरेज आपको एक IRS? नहीं, ज्यादा टाइम लगता है। मैं आई केम इन अर्ली। अच्छा, आपने जल्दी कर लिया। तो अगर आप एक 27-28 साल में एक असिस्टेंट कमिश्नर पोजीशन पे IRS ऑफिसर बनते हो आज की डेट में, और आपको 50,000 रुपए मिलते हैं, 1-1.5 लाख रुपए मिलेंगे आज की डेट में, मिल जाते हैं, 1-1.5 लाख रुपए मिलेंगे। पर अब 27-28 साल के हो, रेंट भी दोगे। और आप 27-28 तक क्या कर रहे हो? क्योंकि पढ़ाई तो 21-22 में खत्म हो गई, आप सिर्फ तैयारी कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट करे जा रहे हो। मोस्ट केसेस, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो तैयारी करके कुछ काम भी कर रहे होते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स क्लियर कर लेते हैं, बट मेजॉरिटी आर पीपल हु आर डूइंग नथिंग बट प्रिपरेशन, जो कोई और जॉब नहीं कर रहे, कुछ और हसल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, दिन में कई घंटे पढ़ रहे हैं। करेक्ट। रवि, आपने बात की कि आपने करप्शन को बहुत इंटरनली देखा है, गवर्नेंस कैसे इंटरनली होती है, टैक्स मनी को कैसे हम रोटेट करते हैं, कैसे यूज़ होता है। आपने UPSC एस्पिरेंट्स के साथ बहुत काम करते हो, हम इन सब बारों में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपने कही कि आपको पता लग गया अपनी जर्नी के पहले दिन में ही कि मैं इस चीज़ में बेस्ट नहीं हो पाऊंगा। आई वांट टू इवॉल्व द कॉन्वर्जेशन देयर। ये पता कैसे चलता है कि मैं इस चीज़ के लिए नहीं बनाऊं, या यहाँ पर मैं बेस्ट नहीं कर पाऊंगा? हाउ डज वन नो दैट? क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारा यूथ है जो कॉर्पोरेट जॉब्स में भी आ जाता है, या जो अपने करियर पाथ्स चूज कर लेते हैं, बहुत टाइम तक ये क्लैरिटी नहीं आ पाती कि मैं इसमें बेस्ट नहीं हो पाऊंगा अपना। और अपना बेस्ट होना होता क्या है? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 चीज़ें बताती हैं इंस्टेंटली। जैसे ही मैं वहाँ पर गया ट्रेनिंग एकेडमी में, वहाँ पर कुछ हीरोज होते हैं। आप बस ये देखो कि जिस फील्ड में जा रहे हो उसकी हीरोज कौन है और आपकी पर्सनैलिटी कितनी मैच करती है। वहाँ पर हीरोज थे फॉरेंसिक टाइप के लोग, जो बहुत ज़्यादा अकाउंटेंसी माइंडेड भी थे। CA टाइप के लोग थे जो बहुत बढ़िया करते थे, जिनको टैक्स समझ में आता है। दे आर नॉट एक्शन ओरिएंटेड पीपल नेसेसरीली, बट दे आर वेरी स्मार्ट पीपल, और जिनको वो काम करना है उनको वो समझ में आता है। इकोनॉमी के बैकग्राउंड के लोग बहुत अच्छा करते हैं उसके अंदर, और बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट भी कर पाते हैं। कभी कभी बिजनेस साइड के लोग जब जाते हैं उसके अंदर तो बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि उनको लूपहोल समझ में आ जाते हैं सारे। मेरे पास आई हैड नन ऑफ दिस, तो फॉर मी इट वाज नॉट अ ग्रेट फिट। दूसरा, बॉडी और माइंड दोनों इंटरनल सिग्नल्स देती है, लाउडली देती है। अगर आप उनको सुनोगे तो आपको पता चलेंगे।
मुझे वो सिग्नल्स आने स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि जब मैं गया वहाँ तो आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, और मैं चाहता था कि मैं अपग्रेड कर लूँ, मैं चाहता था कि IAS IPS में चले जाऊँ, बिकॉज आई हैड एन इंक्लिंग कि it will be better for my personality. It was clear, although most people just seek it out just for the sake of it being preferential service, but मुझे लग रहा था कि मेरी पर्सनैलिटी में कहीं ना कहीं मिसमैच है, ज़्यादा देर नहीं हो पाएगा मुझसे। ऐसा ही था केस बाकी सर्विसेज के लिए जो नहीं मिली मुझे। एक इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट सर्विस है, मेरा एग्जैक्टली वही हाल होना था वहाँ, मुझे पता है आई वुड नॉट हैव सर्वाइव्ड देयर, मे हैव सर्वाइव्ड इन सम अदर सर्विसेज दो, परहैप्स इन द IFS। लेकिन आपको ये कैसे पता चलता है एज अ वेरी यंग प्रोफेशनल, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हो चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो, कि जो मेरा ये एक नैरेटिव है कि मैं यहाँ पे बेस्ट नहीं हो पाऊंगा या अपना बेस्ट नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे लिए बेस्ट फिट नहीं है, ये एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल स्पेक्ट्रम ऑफ द प्रोफेशन से आ रहा है, या फिर ये मियर लेजीनेस या डिस्ट्रैक्शन से आ रहा है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब हम बहुत यंग होते हैं और हमारे पास इतने सारे डिस्ट्रैक्शन के ऑप्शंस होते हैं, मतलब हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं वो कहीं पे बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ हमें सक्सेस एक तरीके से किसी के दिखाई देने लगती है, कहीं पे सक्सेस के मायने फेम से रिलेटेड हो जाते हैं, कहीं पे मनी से रिलेटेड हो जाते हैं, कहीं पे मेरे आसपास लोग क्या कर रहे हैं उससे रिलेटेड हो जाते हैं। तो कभी ना कभी आपका माइंड उस तरफ भी जाता है कि मैं बेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। वो तो आई थिंक बाय डिफॉल्ट एक डिडक्शन होगी आपके अंदर से निकलेगी बड़ी क्लियरली, क्योंकि आपको अपने इंटरेस्ट पता होंगे। आई नो मेरे इंटरेस्ट एस्थेटिक्स में थे, आई नो मेरे इंटरेस्ट फिलोसफी में थे, साइकोलॉजी में थे, आई नो मेरे इंटरेस्ट एकेडमिक थे, इंटेलेक्चुअल थे, आई नो मेरे इंटरेस्ट एकेडमिक और न्यूमेरिकल नहीं थे। मुझे पता है कि जब मैं ट्रेनिंग में बैठता हूँ या मैं लॉ बुक खोलता हूँ या मेरे सामने जब फाइल आती है तो मुझे एक रेजिस्टेंस को ओवरकम करना पड़ रहा है। मुझे मन नहीं कर रहा उसको खोलने का, मुझे मन नहीं कर रहा है कि मैं इसके बारे में किसी को बुला के डिस्कशन करूं, मुझे मन नहीं कर रहा है कि मैं इसके बारे में ब्रेनस्टॉर्म करूं कि मैं पूछूं यार इस केस में क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो जो आपने कहा मन नहीं कर रहा, उसको ऐसे भी देख सकते हैं कि आप बहुत अनकंफर्टेबल हो वो करने से और अनइंटरेस्टेड भी हो, राइट? इतना एक्सट्रीम नहीं, इट वॉज नॉट लाइक दैट। आई एम टॉकिंग अबाउट अ लेवल, देखिए आई एम टॉकिंग अबाउट अ लेवल व्हेन यू आर विनिंग, मेरे को वो चाहिए, मैं एवरेज नहीं रहना चाहता। हालांकि मुझे नहीं लगता कि IRS में आके एवरेज होते हो आप, क्योंकि आप ऑलरेडी 99.9 परसेंटाइल की एक कंपटीशन क्लियर करके आए हो उसमें, पर उसमें भी मजा नहीं आ रहा है, टॉप चाहिए। दिस इज द प्रॉब्लम। आई हैड हाई स्टैंडर्ड्स एंड आई स्टिल मेंटेन देम, इसीलिए डिसैटिस्फैक्शन थी। अगर स्टैंडर्ड थोड़े से भी मैं कम कर दूं तो बढ़िया लाइफ चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। राइट, आपने कहा मज़ा नहीं आ रहा था, और वो एक जो टर्म है ना बहुत लोग यूज़ करते हैं, बहुत यंग प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं कि मुझे इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, या फिर मैं ये करना चाहता हूँ, या मैं वो बिल्ड करना चाहता हूँ। एक तो ये होता है कि ये द जर्नी दैट यू आर हैविंग राइट नाउ, जिस प्रोफेशन में आप काम कर रहे हो वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो, आपको मज़ा नहीं आ रहा है, जैसा कि बहुत कॉमनली लैंग्वेज यूज़ करते हैं। बट अनदर जर्नी जिस पे लोग जाना चाहते हैं अनकंफर्टेबल, तो वो जर्नी भी होती है। आई एम श्योर जब आपने अपना दूसरा Correct. करियर स्टार्ट किया विच वाज UPSC एस्पिरेंट्स को मेंटोर करना, अपने कोर्सेज बनाना, एटसेट्रा एटसेट्रा, जब आपने वो चीज, इवन दिस यूट्यूब, इवन द यूट्यूब जो आपने पॉडकास्टिंग दिस इज जर्नी नॉट अ की, कंफर्टेबल थिंग, इट इज नॉट अ कंफर्टेबल पर पैशन है। तो अच्छा कंफर्ट और बुरा वाला जो होता है Great कंफर्ट जोन, Yes. हाउ डज वन आइडेंटिफाई कि ये सिर्फ मैं अनकंफर्टेबल हूँ इसलिए नहीं सोच रहा हूँ कि मुझे ये नहीं करना है? क्योंकि जो आप जिसको आप अपना पैशन बुला रहे हो, अगर आप वहाँ एक्सेलेंस चेस करोगे तो वो जर्नी मुझे लगता है 10 टाइम्स ज़्यादा अनकंफर्टेबल होने वाली है, क्योंकि वहाँ पे आपका ग्रोथ प्लान एक सर्टन होगा। और यूजुअली जो हमारे पैशंस होते हैं बहुत डायनामिक टाइप की इंडस्ट्रीज में होते हैं। कोई अपना पैशन कोई बहुत ब्रिक एंड मॉर्टर मॉडल वाली जो इंडस्ट्री होती है उसमें नहीं देखता है, आप एक सेट पैटर्न वाली इंडस्ट्री में अपना पैशन नहीं देखते हो, आप यूजुअली कुछ बिल्ड करना चाहते हो। इट इज लाइक पुलिंग एन आइडिया आउट ऑफ द थिन एयर, और उसमें आप सक्सेस खोजना चाहते हो। दैट कुड बी बिल्डिंग अ ब्रांड, दैट कुड बी स्टार्टिंग अ प्रोडक्ट, दैट कुड बी स्टार्टिंग अ सर्विसेज बिजनेस, दैट कुड बी एनीथिंग XYZ, बट बहुत स्ट्रक्चर्ड नहीं होता है वो, और आपको अपना स्ट्रक्चर खुद से ढूंढना पड़ता है। और जब आप स्टार्ट करते हो तो आप बिल्कुल अकेले होते हो, राइट? तो इतने अनस्ट्रक्चर्ड वे में जाके लाइफ 10 टाइम्स ज़्यादा अनकंफर्टेबल जर्नी हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है, जो आपके करंट प्रोफेशन में होगा। तो ये अवेयरनेस होना मुझे लगता है, बिकॉज बहुत सारा जो यूथ है इस पॉडकास्ट को देख रहा है, या जो भी लोग आज कुछ और करना चाहते हैं क्योंकि उनको प्योरली मजा नहीं आ रहा जो वो आज कर रहे हैं उसमें। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस रियल जर्नी ऑल्सो, कि ट्रांजिशन रियलिटी में कैसे होता है फ्रॉम एन एम्प्लॉय टू स्टार्टिंग समथिंग ऑफ योर ओन आउट ऑफ योर पैशन। ओके, सबसे पहले तो आपको मज़ा नहीं आ रहा उसको क्वालिफाई करना चाहिए। मज़ा नहीं आ रहा की डेफिनेशन ये है कि आई कैन नॉट बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, और बेस्ट ही चाहिए, क्यों तभी जाके आप इस टाइप के रिस्की डिसीजन लेते हो, क्योंकि ये अननेसेसरी बहुत रिस्की डिसीजन है। IRS छोड़ देना एट अ सर्टन एज, दैट मीन्स दैट देयर वाज सम ड्राइव दैट वाज फार ग्रेटर देन द पर्क्स। ऑल्सो मैंने जो भी डिसीजन लिया वो प्रैक्टिकल भी थे, क्योंकि आई हैड ऑलरेडी acquired the IRS का टैग, एंड दैट हैज हेल्प्ड। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, वो हेल्प करता है, वो एक क्रेडिबिलिटी अपने साथ कैरी करता है।
ऑब्वियसली। हाँ, तो अब रियलाइज हुआ कि मुझे इसमें तो चलो जो होना था हो गया, अब आई कैन बी एन IRS ऑफिसर फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। एंड जैसे बहुत सारे कमिश्नर्स होते हैं, मैं भी कमिश्नर एक होऊंगा, फिर मैं भी चीफ कमिश्नर बनूंगा, फिर मैं भी रिटायर कर जाऊंगा, राइट? बट देर कैन नो ओनली बी one person on YouTube or somebody else who does something that the world remembers. IRS officer will not be remembered by the world. This is the problem I had. ये आपकी अंडरस्टैंडिंग थी। हाँ, ये मेरी डिमांड थी खुद से, ये मेरी लाइफ मुझे ऐसे देखनी थी। आई वॉन्टेड टू डू दिस बिफोर आई एम डेड, आई वॉन्टेड टू सी ये आउटकम होना चाहिए। दैट इज द स्टैंडर्ड आई हैड सेट पहले से ही। तो इसीलिए एक डिस्पैरिटी थी। अब अपना खुद का स्टार्ट कैसे करना है, बहुत प्रैक्टिकली मुझे बहुत टाइम लगा। मैं आपको सच बताऊं, किसी को भी ये गलत इंप्रेशन ना जाए कि एकदम से हो जाता है, नहीं होता। अभी भी आई एम बिल्डिंग इट। और आपकी जो पर्सनल प्रिविलेजेस हैं, जो आपने 10 साल एज एन IRS काम किया, जो आपने पैसे जोड़े, जो आपका फैमिली बैकग्राउंड है, पर्सनल प्रिविलेजेस कितना रोल प्ले करती है आपको अपने चलते हुए करियर से पैशन प्रोजेक्ट में चले जाना? पैसे तो कोई खास नहीं जोड़ पाओगे आप। अगर आप करप्शन करते हो तो आप ठीक ठाक पैसे बना लोगे, बट वो आपको बहुत छुपाने पड़ते हैं लोगों को, इधर उधर पीपल हाइड देम एंड यू कांट कंज्यूम दैट मनी ओपनली ऑल्सो। तो अगर आप अच्छे पैसे बना रहे थे, फर्स्ट क्वेश्चन व्हाई डू यू क्यों छोड़ोगे? हाँ, तो पैसे तो इज नॉट द रीजन टू गो इनटू इट, एंड पैसे तो डेफिनेटली इज नॉट द रीजन टू लीव इट। सो आफ्टर दैट द प्रिविलेजेस दैट आर देयर आर मेनली सोसाइटल प्रिविलेजेस। सोसाइटी आपको एक अलग नजरिए से देखती है, पर वो भी बड़ा डिसइल्यूजनमेंट हुआ मुझे जब मुझे रियलाइज हुआ कि जो मुझे सो कॉल्ड रिस्पेक्ट मिलती है एज एन IRS ऑफिसर, जब मेरे ऑफिस में कोई आता है वो परेशानी में आता है, ऐसा कोई खुशी से नहीं आता है। ऑफिस में फाइल लेके परेशान होगा, गवर्नमेंट के साथ कोई केस चल रहा होगा, 3 करोड़ की टैक्स लाइबिलिटी बनी होगी, लोग पीछे पड़े होंगे, अरेस्ट के वारंट की धमकियां मिल रही होंगी, तो आएगा परेशान होके। वो सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि उसको पता है कि इनकी न्यूसेंस वैल्यू है, या ये हेल्प कर सकते हैं, या इनकी न्यूसेंस वैल्यू है। उसको और कोई मतलब नहीं है मुझसे पर्सनली। और अगर मेरी जगह कोई और बैठा होता उस सीट पे, जो कि होता ही है, तो वो उसके पास जा रहा होता। तो द बेनिफिट was from society. और after a few years in the government and or in any such service you realize कि मतलब सलाम कुर्सी को है, इंसान को नहीं है। और ये क्वेश्चन था मेरे अंदर कि अगर ये कुर्सी नहीं है तो फिर कौन हो तुम? Who are you? Are you anybody? जिसके पास कोई आएगा भी कुछ पूछने के लिए? Exactly. हाँ, तो that was the privilege that I gave up, but that was the leap of faith I have taken. इंटरेस्टिंग, क्योंकि जो आप बात कर रहे हो उसमें समझ में आता है कि कितनी मेंटल क्लैरिटी आपको चाहिए, एक रोड मैप भी चाहिए। और शायद कहीं ना कहीं जब आप डे 1 से डिससेटिस्फाइड थे, 10 साल आपने फिर भी कंटिन्यू किया, तो एक स्केलेटन उस रोड मैप का कहीं ना कहीं कुछ डिजाइन हो रहा था, कुछ सोच रहे थे, कुछ आइडियाज को कम्युलेट कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ चल रहा होगा। तो देयर इज अ वेरी प्रैक्टिकल एंगल टू बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर। यस, सोच रहा था। बीच में मैंने GRE का पेपर भी दिया। डिससेटिस्फाइड नहीं बोलूंगा मैं, मैं था डिसअफेक्टेड स्टार्टिंग में तो आई वाज एक्सप्लोरिंग। पहले 2 साल तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। आई फिगर्ड इट आउट। ठीक है, टैक्स डोमेन नहीं है, बट टैक्स डोमेन बहुत बड़ा है। टैक्स डोमेन में एंटी इवेजन भी है, टैक्स डोमेन में एंटी स्मगलिंग भी है, टैक्स डोमेन में पॉलिसी भी है। मतलब आपके पास इतना रूम है कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो। मैंने एक्सप्लोर करा, और एक्सप्लोर करने के बाद आई केम टू दीज कंक्लूजन्स। पर उसके बाद भी मुझे 3-4 साल लगे टू बिल्ड अ बेस एंड टू रियलाइज कि हाँ, ये पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल। और दुनिया बहुत जल्दी इवॉल्व होती है, टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी इवॉल्व होती है। आज से 5-6 साल पहले यूट्यूब वगैरह इतना था नहीं। आई वुड नॉट हैव थॉट ऑफ बिकमिंग अ पॉडकास्टर इन माई ड्रीम्स, यू नो, एंड सो दैट हैज बिकम पॉसिबल बिकॉज आई एम विलिंग टू बी डायनामिक विद द वर्ल्ड अ लिटिल बिट। मुझे वो डायनामिज्म अच्छी लगती है, पसंद है। तो वन थिंग दैट अबाउट बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, आप रेडी हो जाओ चेंज के लिए। तो चेंज होगा रैपिड, एकदम फास्ट, और उसके लिए आपको रेडी होना पड़ेगा, एंड यू नीड टू सॉर्ट ऑफ एंजॉय दैट ऑल्सो। एक चीज़ मैं और ज़रूर बोलना चाहूँगा, जो आपने पहले वाले क्वेश्चन में पूछा था कि आपको कैसे पता चलता है बिटवीन गुड स्ट्रेस एंड बैड स्ट्रेस। आई थिंक देयर इज़ अ लॉ ऑफ सैक्रिफाइस इन द यूनिवर्स। हम सैक्रिफाइस उसी चीज़ पे कर पाते हैं जिस चीज़ का हमको काफ़ी पैशन होता है। पैशन की डेफिनेशन ही ये है, पेन तो होगा ही, डिस्कम्फर्ट तो होगा ही, क्या आप सस्टेन कर सकते हो? आप सस्टेन ही तब करोगे जब आपका कुछ अलग तरीके से मन लगा हुआ है, एक्सटर्नल मोटिवेशन की तरफ से नहीं होगा। इन साइकोलॉजी वी कॉल दिस इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यू नो। तो ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन जिस चीज़ के लिए है, पहले तो उस डायरेक्शन में जाना है, उसके बाद उसको बहुत प्रैक्टिकली देखना है। हाउ कैन दिस बी मोनेटाइज, हाउ कैन आई फीड माई फैमिली, हाउ कैन आई बिल्ड दिस, हाउ कैन आई गेट एम्प्लॉयज़, कि अगर मुझे स्केल करना है तो मैं वो कैसे करूँगा, क्या मैं वो कर भी सकता हूँ, क्या ये सिर्फ सपने हैं, क्या मेरे से पहले किसी ने किया है,
और अगर किया है तो क्या मैं उससे बात कर सकते 4 सवाल पूछ सकता हूँ? और बहुत डिफरेंट होता है जब आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो एट द एज ऑफ 18, 20, 25, 35, 40। हर एज के अपने आपके एक्सपेंसेस होते हैं, लाइबिलिटीज होते हैं, स्टेज ऑफ लाइफ होती है, लेवल ऑफ स्ट्रेस होता है दैट यू कैन हैंडल और नॉट हैंडल, अपना पर्सनल लेवल ऑफ मैच्योरिटी होता है, डिसीजन मेकिंग की क्लैरिटी होती है, बहुत सारी चीजें हैं। मुझे लगता है समटाइम्स द यंगर यू आर द मोर ईजियर इट इज, बट समटाइम्स लगता है कि जब आप जितने एक्सपीरियंस लेके बड़े होते हो तो तब शायद चीज़ों की क्लैरिटी थोड़ा ज़्यादा होती है, तो एक मैच्योरिटी होती है आपके डिसीजन में। हाउ डू यू सी इट कि एकदम यंग स्टार्ट करनी चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी, या फिर थोड़े टाइम के बाद एक्सपीरियंस लेके कुछ और इंडस्ट्रीज में काम करके, या 10-12 साल कहीं और काम करके देन यू शुड स्टार्ट? एक इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक पढ़ी अभी मैंने रिसेंटली, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू का आर्टिकल था। द एवरेज एज ऑफ अ सक्सेसफुल स्टार्टअप फाउंडर इज व्हाट? गेस दैट 24, 20? इट्स इन द 40s। इट्स इन द 40s। अब वो Wow. एक माइंड में स्टीरियोटाइप बन गया है कि सक्सेसफुल यंग फाउंडर, यू थिंक अबाउट इट, यू विल थिंक ऑफ मार्क जकरबर्ग, यंग गाय, स्टैनफोर्ड के डॉर्मेटोरी से फेसबुक स्टार्ट करा, आज दुनिया में है ना यंग गाय। अभी इलॉन मस्क ने बहुत जल्दी पेपाल बना दिया था, वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर तो वो तभी बन गया था। बट ऐसा नहीं होता है, दीज आर एक्सेप्शंस, दिस इज नॉट द रूल। द रूल, एसेंशियली द थंब रूल इज सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं 40 साल की उम्र के आसपास। और वो इसलिए होता है क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप इज एक्सट्रीमली हार्ड। इट इज मच हार्डर देन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम, एंड इट इज बिकॉज देयर इज नो डिफाइंड स्ट्रक्चर एट ऑल। लोग मेहनत से करने, टेक्नोलॉजी समझना, इनोवेशन करना, कोऑर्डिनेशन करना, पब्लिक में जाकर एक स्पोक्स पर्सन बनना, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ इट एंड इवन मोर थिंग्स दैट आर नॉट इवन लिस्टेड एनीवेयर। और ये सब कंसिस्टेंटली करना फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि ओवरनाइट सक्सेस स्टोरीज बहुत कम होती हैं। और क्या होता है, जो हम में जो पैशन आता है, या ये सोचते भी हैं कि मुझे अपना पैशन फॉलो करना है, वो आउटलायर्स की स्टोरीज को देखकर ही आता है। करेक्ट। अगर किसी को टेक स्टार्टअप करना है तो उसका एग्जाम्पल ही स्टीव जॉब्स है या फिर मार्क जकरबर्ग है, एंड दीज आर आउटलायर्स। ये तो मतलब करोड़ों में से 1-2 लोग निकलेंगे। तो इन आउटलायर्स की स्टोरीज को देख के हम अपने सपनों को बड़ा करते हैं, हम ड्रीम बिग करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स भी बोलते हैं ड्रीम बिग, look at where your life will be in next 5 years, 10 years, and don't dream small. जब तक आप बड़ा नहीं सोचोगे, बड़ा नहीं कर पाओगे। What are your thoughts on dreaming big? ड्रीम ब्रेक मुझे लगता है बहुत अच्छा आइडिया है। फॉर मी इट हैज वर्कड। आपको अपना एपिटाइट पता होना चाहिए। क्या एपिटाइट है? मैंने आपको बताया कि आई न्यू कि आई एम रेस्टलेस एंड आई न्यू बिफोर, एज लॉन्ग एज आई एम हियर, मुझे कुछ एक लेवल अचीव करना है। वो मेरी ओवर कॉम्पनसेशन है या जो भी है, बट मुझे पता था कि मुझे ये चाहिए and I will get it one way or another. So that aptitude and that appetite has to be vetted. आपके अंदर होगा वो, अगर होगा तो होगा। Dream big is a great strategy, पर dream big has to be customized to me. मेरे को जेफ बीजो से मतलब नहीं है। मुझे जेफ बीजो से मतलब है अगर मुझे Amazon जैसा प्लेटफॉर्म बनाना है तो। मुझे इलॉन मस्क से मतलब नहीं होना चाहिए, उसके स्केल से मुझे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मुझे इलॉन मस्क से मतलब हो अगर मुझे स्पेस टेक्नोलॉजी में कुछ बनाना है तो मैं कॉन्टेक्स्ट में देखूंगा ड्रीम बिग, और मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि स्केल से फर्क नहीं पड़ता है। मेरी जर्नी के लिए कुछ बेसिक सेट पैटर्न्स हैं जो मैंने डिसाइड कर लिए हैं कि मुझे इस टाइप की चीज़ में कुछ करना है, मेरा पैशन है। मुझे पता था साइकोलॉजी है, फिलोसफी है, बड़े पहले से पता था मुझे। आई न्यू दैट आई कैन टू गो इन टू दिस डायरेक्शन। सो इलॉन मस्क फेल्स टू इंस्पायर मी because of his scale is completely different from what I intend to do, and therefore my role models are a little bit different. तो आपको रोल मॉडल्स भी उस हिसाब से ही चूज करने पड़ेंगे जिस हिसाब से आप अपना ड्रीम चूज करते हो। ड्रीम बिग विदाउट यू कंसिडरिंग योर ओन पर्सनल मोटिवेशंस एंड योर यूनिक सिचुएशन कैन लीड टू पैरालिसिस, बिकॉज आप हमेशा फिर कंपेयर ही करते रह जाओगे। यू विल ऑलवेज फील लाइक अ लूजर, बिकॉज सब कुछ रिलेटिव तो है ही इस दुनिया में। आपसे ज़्यादा पैसे किसी के पास होंगे, आपसे खूबसूरत कोई ज़्यादा होगा, आपसे सक्सेसफुल तो होगा ही होगा कोई ना कोई। आई एम श्योर इवन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट फील दिस वे, उसका कोई अंत नहीं है। तो उस रिलेटिव वाले ट्रैप में फंसना इज नॉट अ ग्रेट आइडिया मेरे हिसाब से ड्रीम बिग के नाम पे। ड्रीम बिग मैं इसलिए करूंगा क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिले। मुझे सुबह उठ के एनर्जी फील होनी चाहिए, रात को सोऊं तो मुझे एक रेस्टलेसनेस ही होनी चाहिए कि अगले दिन उठ के कुछ और करना है, अभी हुआ नहीं। दैट इज इट्स अ फंक्शनल थिंग फॉर मी, ड्रीमिंग बिग। इट इज नॉट द एंड स्टेट। सो ड्रीमिंग बिग बेसिकली आपको अगले दिन के लिए इंस्पायर करता है कि ये एक्शन लेना, या ऐसा करना, या ये मुझे क्रिएट करना है। सो दैट इज व्हाट ड्रीमिंग बिग इज फॉर यू। Yes, and I'll even qualify dream big enough such that this effect is felt. Reverse engineer it. It doesn't have to be a random dream big. किसी और का ड्रीम हमारा ड्रीम नहीं है भाई, इतना बड़ा होना चाहिए कि आपके रोंगटे खड़े होने चाहिए।
आपको फील होना चाहिए कि देयर शुड इलेक्ट्रिसिटी इन द बॉडी। जब आप वो इमेजिन करो तो एकदम झंझना जाए सब कुछ। दैट इज ड्रीम बिग। लेकिन जब हम ड्रीम बिग करते हैं तो बहुत सारा प्रेशर आ जाता है जो हम खुद पे डालते हैं, हमारे साथ अगर कोई लोग काम कर रहे हैं उन पे भी डालते हैं। तो ड्रीमिंग बिग का जो प्रेशर है उसको कैसे हैंडल करें? वो आप अगर तो ड्रीम ऑथेंटिक है तो वो सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ेगा। तो द डिस्कम्फर्ट इज पार्ट ऑफ द डील, इट इज पैकेज विद इट। 1+1 बाय 1 गेट 1 फ्री वाली डील है वो, उसमें तो मिलेगी आपको। अगर ड्रीम बिग एक्चुअली में जेन्युइनली आपके मन से निकल रहा है, आपको चाहिए, तो फिर आप दोगे वो प्राइस। इनफैक्ट अगर वो ड्रीम बिग ऑथेंटिक है नहीं तो वो प्राइस दे ही नहीं पाओगे और वो इट विल कोलैप्स, बीच में कोलैप्स हो जाएगा। तो जितने भी लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं उनके लिए क्लियर लर्निंग यहाँ पे ये होनी चाहिए कि जब आप अपना कोई पैशन को परस्यू करना चाहते हैं तो आपको बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि जर्नी जो होगी उसमें बहुत सारा डिस्कम्फर्ट आएगा ही आएगा, गारंटीड। अगर आप वहाँ पे एक्सीलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। और जब भी हम एक्सीलेंस प्रोड्यूस करना चाहते हैं किसी भी फील्ड में लाइफ में, चाहे वो आपकी करंट जॉब में हो या फिर किसी पैशन में हो या किसी प्रोफेशन में हो, किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में, किसी रिलेशनशिप में हो, तो वहाँ पे डिस्कम्फर्ट जो है वो एक मेजर पार्ट ऑफ द जर्नी है, पेन एक मेजर पार्ट ऑफ द जर्नी है। रवि, आपको ऐसा लगता है कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप कल्चर है, ये पेन को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई कर रहा है और लोग बहुत रोमांटिक हो रहे हैं द आइडिया ऑफ पेन के ऊपर? आई डोंट थिंक इट्स ग्लोरिफाइड इनफ एक्चुअली। यू थिंक इट शुड बी मोर ग्लोरीफाइड? नॉट ग्लोरिफाइड एट ऑल, बट इट शुड बी स्पोकन अबाउट। हम हर किसी के सक्सेस को ही तो देख रहे हैं ना आज की डेट में। वी आर वेरी इम्प्रेस्ड विद द फाउंडर ऑफ ब्लिंकिट। क्या उसकी डिटेल में पता है स्ट्रगल्स क्या रही हैं, नहीं रही हैं, कितनी मेहनत करता है, कब सोता है, कब उठता है, कितने लोगों से मिलता है दिन में, कितनी डिफिकल्ट कहीं से गालियां सुनता है, जो भी करता है वो। ये तो कहीं नहीं है ना पब्लिक डोमेन में या सोशल मीडिया में पोस्ट में, ये तो वायरल नहीं हो रहा है। ही हिमसेल्फ इज गोइंग वायरल। उसकी वैल्यूएशन क्या है वो, दैट इज गोइंग वायरल। किसने 4,000 करोड़ के ईसॉप्स दिए वो वायरल है, बट उसके पेन की बात ही कहाँ है? वही तो होनी चाहिए बात। और उससे आई थिंक रियलिस्टिक असेसमेंट लगेगी और रियलाइज होगा कि ये हर किसी का काम नहीं है। इट इज़ नॉट फॉर एवरीबॉडी। आप कर सकते हो, आपको करना है, और आपके अंदर कुछ यूनिक सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक यूनिक सी पोजिशनिंग है जो आपको लग रहा है कि भाई आई वॉज पुट ऑन द अर्थ फॉर दिस, तब उस लेवल की सक्सेस मिलती है। तो बेसिकली अपने पैशन को इवैल्यूएट करने का बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर ये भी है कि आप जेन्युइनली उसके लिए कितना और क्या सैक्रिफाइस कर सकते हो, जो आपने पहले भी कहा, और आप पेन को कैसे अपनी एवरीडे लाइफ में इंटीग्रेट करके अपनी लाइफ स्टिल उसके अराउंड बिल्ड कर सकते हो। क्योंकि पेन फ्री, पेनलेस लाइफ, मुझे लगता है बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं जब पैशन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो करंट जॉब के पेन से निकलने की बात कर रहे हैं जी। पैशन की शायद उतनी क्लैरिटी नहीं होती है जितनी इस पेन की फीलिंग होती है। सही कह रहे हैं। आपको लगता है कि ऐसा बहुत यंगस्टर्स के लिए ट्रू है? क्योंकि मुझे समझ नहीं आता है कि हाउ कम एवरीबडी हैज़ अ पैशन टुडे, और हर किसी को एक पैशन परस्यू करने का कीड़ा है। क्या इतने लोग सच में पैशनेट हो सकते हैं, या फिर एक पैशन एक एक्सक्यूज बन जाता है अपनी करंट रियलिटी को ड्रॉप करने का, क्योंकि वहाँ पे पेन है, वहाँ पे काम करना पड़ रहा है, वहाँ पे बोर्डम है, वहाँ पे वट एवर रीजन है, उतना मज़ा नहीं आ रहा है। और ये मज़ा नहीं आ रहा है इतना जेनेरिक है कि कैसे मज़ा नहीं आ रहा है उसको क्लासिफाई करना भी बड़ा बड़ा डिफिकल्ट है और बड़ा रिफ्लेक्टिव है। मतलब किसी के लिए मज़े का डेफिनेशन कुछ हो सकता है, किसी के लिए मज़े का डेफिनेशन कुछ भी और हो सकता है, राइट? किसी के लिए चैलेंजेस नए ना मिलना मज़ा नहीं आना हो सकता है कि मुझे इनफ चैलेंज नहीं फील कर रहा हूँ तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, और किसी के लिए चैलेंज ज़्यादा हो जाना, ये मज़ा नहीं आ रहा है रोज़ ही एक नया चैलेंज है सॉल्व करने के लिए। सो इतना डायनामिक वर्ल्ड है, और ये बड़ी इजी कॉन्वर्सेशन हो गई है कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा तो मुझे मेरा पैशन फॉलो करना है, राइट? तो इसके बारे में हाउ डू यू सी इट? आई सी इट एज अ फैक्टर ऑफ पुश एंड पुल फैक्टर्स। एक तो होगा पुश फैक्टर जो आपकी जॉब में आपको पसंद नहीं है, एक होगा पुल फैक्टर जो बाहर से कोई चीज़ आपको पुल कर रही है अपने पास। बहुत इंपॉर्टेंट है इनको डिस्टिंग्विश करना। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि बहुत बारी आपको लगता है कि आप बहुत पैशनेट हो, यू माइट बी डेस्टिन्ड फॉर समथिंग एंड वॉट एवर, बट एक बारी सोच के देखो जरा कि क्या उस चीज़ के पुश फैक्टर्स आपको ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं कि उसके पुल फैक्टर्स। दैट्स अ ब्रिलियंट वे टू लुक एट इट। ये इसके बारे में 4 साल सोचा है ना मैंने। आई हैड टू थिंक अबाउट दिस 4 years and I spoke to hundreds of, not hundreds, dozens of people, dozens, frankly dozens, on that side also and this side also. And I asked them, तुम्हारे पुश और पुल क्या हैं, तुम्हारे पुश और पुल क्या हैं? तो जिन लोगों ने मेरे को ऑनेस्टली बोला आफ्टर सम इंट्रोस्पेक्शन ना, दे वर एबल टू टेल मी कि आप सही कह रहे हो, आपके थोड़े से फैक्टर्स डिफरेंट है हमारे से। हाँ, मतलब अगर आपके पुश फैक्टर्स ज्यादा हैं कि करंट वाला से आप निकलना चाहते हो, इसीलिए आप पैशन की बात कर रहे हो, दैट इज नॉट गुड इनफ अ रीजन। लेकिन अगर आप पुल फैक्टर बहुत स्ट्रांग है कि मुझे यही करना है, मैं इसी के लिए बना हूं, या मुझे इसको और एक्सप्लोर करना है,
वो एक बहुत बड़ी क्लैरिटी दे सकता है आपको, विच इज़ सच अ ब्रिलियंट वे टू लुक एट इट। आई एम ग्लैड कि कॉन्वर्जेशन में यहाँ तक आने से हमें एटलीस्ट ये समझ में आया कि हाउ डू वी ब्रिंग क्लैरिटी कि हमें क्या छोड़ना है और क्या करना है, बिकॉज वो एक बहुत बड़ा कॉन्वर्जेशन है आज की डेट में। आई सी देयर इज अ कॉन्स्टेंट कन्फ्यूजन यंगस्टर्स के इसमें, क्योंकि इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस भी अवेलेबल हैं। और पहले क्या होता था, अगर 50 लोग एक इंजीनियरिंग के बैच में हैं तो 50 के 50 इंजीनियरिंग ही कर रहे हैं। अभी अगर 50 लोग उस बैच से निकले हैं तो कोई एंटरप्रेन्योर बन गया है, कोई कंटेंट क्रिएटर बन गया है, किसी ने कुछ स्टार्टअप कर लिया है, कोई इंजीनियरिंग ही कर रहा है वहाँ पे सक्सेस कर रहा है, किसी ने एमबीए करके कुछ और पाथ बना लिया। तो यू हैव लाइक लिटरली 50 डिफरेंट फ्रेमवर्क्स टू लुक एट हाउ माई लाइफ कैन टर्न आउट टू बी। और आज से अगर हम 20 ईयर्स पीछे रोल बैक करें तो एक सेट ही टेम्पलेट होता था कि जिसने भी किया है वो यही करेगा, उसके बाद यही करेगा, नेचुरल प्रोग्रेशन है, वेस्ट में किसी कंट्री में मूव इन कर जाएगा, वहाँ एक घर बना लेगा, और व्हाटएवर द ट्रैजेक्टरी इज। तो अब इतने सारे ऑप्शंस है दैट यू आर कॉन्स्टेंटली फोर्स्ड टू रीवैल्यूएट योरसेल्फ कि मैं सही कर रहा हूँ क्या, करेक्ट, मैं इनफ कर रहा हूँ क्या, या मेरे अंदर भी ये था, या उससे तो मैं ज्यादा इंटेलिजेंट था, या व्हाटएवर, यू नो देयर लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस टू कॉन्स्टेंटली थिंक कि मेरी करंट जॉब में मैं हैप्पी हूँ कि नहीं हूँ, है ना। और कंफ्यूजन के बहुत सारे सोर्सेज हैं, आप सही कह रही हैं। और देयर इज ऑल्सो कॉल्ड समथिंग कॉल्ड द पैरालिसिस ऑफ चॉइस, जो ज़्यादा है, अब पहले कम था। बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल ही नहीं थी। बट बड़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है साइकोलॉजी की, जब आप लोगों को बहुत सारी चॉइसेस दे देते हो तो आप अज्यूम करोगे कि उनके लिए तो अच्छा ही होगा, मतलब ज़्यादा चॉइसेस मिल रही हैं, इट्स गुड, राइट। अगर आपको बहुत लंबा चौड़ा एक मेन्यू दे दूं मैं, अलग अलग चीज़ें हैं उसमें खाने के लिए, तो आप बोलोगे बहुत अच्छी बात है। बट इट कॉजेज कॉग्निटिव लोड एंड सच दैट पीपल हैव टू एक्चुअली थिंक मोर, एंड चॉइसेस कैन बी कन्फ्लिक्टिंग, क्रिएट्स मोर कन्फ्यूजन। इनफैक्ट समथिंग कॉल्ड चॉइस आर्किटेक्चर, नर्ज थ्योरी में मैंने पढ़ा था, समथिंग टू डू विद बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, जो कहता है कि जिस तरीके से आप चॉइसेस प्रेजेंट करते हो उसके हिसाब से डिटरमिन होगा कि आउटकम कैसा है। ज़्यादा चॉइसेस दो ही मत, कम चॉइसेस होनी चाहिए। तो पहले तो मेरी रिकमेंडेशन होगी, एक्शनेबल रिकमेंडेशन, एलिमिनेट द चॉइसेस दैट आर नॉट वर्दी ऑफ योर अटेंशन फर्स्ट, एंड द बेस्ट वे टू एलिमिनेट इट इज आस्क योरसेल्फ, एम आई जेलस? Be honest, ask yourself, am I jealous? You probably are, you know, of somebody that you want to be. You want to be because they have it, but not necessarily because you want it or you are built for it. And that has to be a very ruthless assessment. लेकिन हम में से कितने लोग अपने आप को ये एडमिट कर सकते हैं कि आई एम अ जेलस पर्सन, क्योंकि वो रियलाइजेशन को एडमिट करने में भी बहुत एक अलग करेज लगती है। टू कॉल योर सेल्फ आउट द वे यू सी इट is not an easy thing to do, especially when you have to admit these negative qualities. And हम लोग self appreciation और अपने आप को कि you know मैं तो बहुत helpful हूँ, मैं तो बहुत kind हूँ, मैं तो बहुत you know jealous नहीं हूँ, ये सब हम ज्यादा करते हैं अपने बारे में ना। हाँ। जब हमारा कोई ब्रेकअप भी होता है तो हम यही कहते हैं कि you know मैंने तो इतना सब कुछ किया, या हमारे कुछ रिजल्ट्स नहीं प्रोड्यूस होते तो मैंने इतना हार्डवर्क किया। तो कहीं ना कहीं हमारा, मुझे लगता है, बड़े कन्फ्लिक्टिंग और कॉन्ट्राडिक्टरी हमारा जो बीइंग है वो है। एक तरफ हमें इतने सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं कि हमें लगता है हम कुछ भी नहीं है, और दूसरी तरफ हम इतने सेल्फ प्रेज में हैं कि हमें लगता है कि आई एम नॉट द जेलस टाइप। मतलब वी डोंट वांट टू इवैल्यूएट हु वी रियली आर। सो हाउ डज वन इवैल्यूएट देमसेल्व्स? आई एम श्योर जब आप यूपीएससी मेंटरिंग भी करते हो तो इस तरह के डीपर साइकोलॉजी इवैल्यूएशन के बारे में भी बात करते हो आप। तो हाउ डू आई इवैल्यूएट एज अ यंग 18, 20, 22 ईयर ओल्ड that who I really am? You are, without exception, a mix of really ugly, average and really good things. There are only 3 categories essentially. आपकी really ugly जो traits हैं उनको embrace कर लेना चाहिए। मुझे तो इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट से लिबरेशन ही तब मिली थी जब मैंने साइकोलॉजी पढ़ी। Particularly Carl Jung is the person who influenced these ideas, and he spoke of something called the shadow. शैडो आपके माइंड का डार्क साइड है, आपकी पर्सनैलिटी की एक डार्क साइड है। वो ईविल भी हो सकती है, ग्रीडी भी हो सकती है, जेलसी भी हो सकती है, पर वो एक ऐसी साइड है जो आप पब्लिकली एडमिट नहीं कर सकते, पर आपको पता है। हाँ, पता है, सीक्रेट है। देयर इज सम मैलिस इन यू, कुछ मेलेवलेंस है, सब में होती है, इंसानों में मेलेवलेंस होती है। आप चाहे उसको सामने लाओ चाहे ना लाओ, रोक पाओ नहीं रोक पाओ, अलग अलग बातें हैं, पर आप में कुछ है, उसको रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए, उसको एम्ब्रेस कर लेना चाहिए, इफ पॉसिबल उसको लेवरेज कर लेना चाहिए। ये कार्ल जंग की वो थी, मुझे बहुत इसके बेनिफिट मिला। आई वोंट टॉक मच अबाउट व्हाट दे आर, but I can tell you that I was able to leverage and liberate. I was just about to ask you कि आपके shadow क्या है? In fact, why don't I just say it then? In that case, I think मेरी shadow में कहीं ना कहीं एक over compensation की और एक attention seeking tendency थी, जो अब है
अभी भी है जो कि अब यूट्यूब की, दैट इज व्हाई आई थिंक आई एम अ गुड फिट फॉर यूट्यूब एंड ऑल। है पब्लिक फेसिंग होना में मुझे कहीं ना कहीं मजा आता है। मैं अपने आप को हम्बल बेशक बोलता रहूं, बट मेरी शैडो को अच्छा लगता है कहीं ना कहीं, और उसको एम्ब्रेस कर लिया मैंने। अब जब कैमरा के आगे मैं जाता हूं तो मैं अपने आप को बोल के जाता हूं कि उस साइड को आगे आने दो, सर पे हावी नहीं होने देना है, बट यूज कर लो उसको, मजा आ रहा है ना, यूज दैट। allows me to break that barrier of shame when you go in front of a camera, allows me to break that writer's block, allows me to break that hesitation of a camera. So that is how I was able to accumulate. But जिससे before I was able to do it, मैंने अपने आप को कन्विंस कर लिया था, कन्विंस कि मैं कभी भी पब्लिक फेसिंग काम नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल शाय और इंट्रोवर्टेड इंसान हूं। मैंने कन्विंस कर दिया था खुद को, और इस शैडो का तो कोई मतलब है ही नहीं। मतलब आई वाज डिनाइंग इट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, but ultimately I did embrace it. Yes, there is a tendency. I do like it when people appreciate it. I do want to be appreciated. I'm human. And that, I think, I don't know if that's a dark side or not, पर वो dark side जो भी है, एक चीज जो थोड़ी सी embarrassing है मेरे लिए, वो एक integrated part of personality बन गई, और आज की डेट में बहुत हद तक वही काम आ रही है। अच्छा, आपने इनिशियली बात की कि जब आप एज एन IRS ऑफिसर काम कर रहे थे, आपने सिस्टम को बहुत अंदर से देखा। सो आई वांट टू टॉक अबाउट द सिस्टम ऑल्सो, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिस्टम, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं शायद वो IRS ना हो, ना बनना चाहते हैं, उनकी एस्पिरेशन लिस्ट भी ना हो, लेकिन हम सभी किसी ना किसी सिस्टम का पार्ट होते हैं जहाँ पे हमें अलग अलग तरह के प्रेशर्स भी आते हैं, मोटिवेशंस भी आती हैं। ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा, उसको फेवर करो तो ऐसा हो जाएगा, उसको ज़्यादा सलाम करो तो ऐसा हो जाएगा, व्हाटएवर एक्सटर्नल प्रेशर्स होते हैं, लॉबिंग होती है। अगर हम गवर्नमेंट सर्विसेज में नहीं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं, तो अगर हम प्राइवेट सेक्टर में तो बॉसेस का इन्फ्लुएंस है, मार्केट का इन्फ्लुएंस है, इन्वेस्टर्स का इन्फ्लुएंस है। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि बहुत सारे हमारे पास भी प्रेशर्स होते हैं। तो आप मुझे बताओ कि एज एन IRS आपने गवर्नमेंट को जब इंटरनली देखा, तो एक ऐसे सिस्टम में, पहले तो लेट्स से कि हमारा सिस्टम कितना करप्ट है, सिस्टम कितना करप्ट है, या कितना करप्शन है, कितने IRS ऑफिसर्स हैं जो करप्ट हैं, या फिर जिस तरह से आप काम करते हो, डीलिंग करते हो, व्हाट इज द percentage of corruption that you see? Given all government officers everywhere, regardless of scale, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C वगैरह, सारे सरकारी कर्मचारी, करप्शन लेवल अच्छा खासा होगा। मतलब सुनने में अच्छा तो नहीं लगेगा, और मेरा सिर्फ अंदाजा है, क्योंकि ऐसी कोई रिसर्च नहीं है मेरे पास, कोई डेटा नहीं है इसको बैकअप करने के लिए। मेरी खुद की स्पेकुलेशन है जो कि आ रही है एक डिपार्टमेंट को देख के, मैंने कभी बाकी डिपार्टमेंट्स में देख के नहीं बताया, मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, मुझे लगता है 50% के आसपास 50% ऑफिसर्स करप्ट होंगे हमारी गवर्नमेंट सर्विसेज में। करप्शन की डेफिनेशन, स्ट्रिक्ट करप्शन की डेफिनेशन है, एक भी रुपया या एक भी फेवर या एक भी काइंड में कुछ ले लेना करप्शन की कैटेगरी में आ जा रहा है। उस हिसाब से हाँ 50% ज़्यादा ही होंगे। तो बेसिकली जो हमारे आसपास वर्ल्ड का डिज़ाइन है, चाहे गवर्नमेंट सर्विसेज में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, आपको लगता है वो करप्शन के लिए ज़्यादा फेवरेबल है? हमारी दुनिया का डिजाइन, हाँ, क्योंकि उसमें हम लोग ह्यूमन है ना, द ह्यूमन नेचर इज सच दैट करप्शन, व्हाट इज करप्शन? करप्शन है कि दो लोगों ने डिसाइड करा कि सिस्टम को अब्यूज करके कुछ हम फायदा एक्स्ट्रा ले लेते हैं, हम सिस्टम को हैक कर देते हैं। हैकिंग मेंटालिटी तो इंसानों में बड़ी कॉमन है। हैकिंग मेंटालिटी कंबाइंड विद ग्रीड, कंबाइंड विद लॉजिक, कंबाइंड विद इंटेलिजेंस इज करप्शन। दैट इज हाउ इट वर्क्स। सेम चीज एंटरप्रेन्योरशिप में यूज होती है टू सम एक्सटेंट, बट उसमें इमोरल हरकत नहीं होगी, उसमें सिस्टम को अब्यूज नहीं करा जाएगा। सिस्टम के रूल्स के अंडर कर पाओगे तो उसी चीज को फिर मोट बोलते हैं, ये USP बोलते हैं। बट अगर उस सिस्टम को अब्यूज करने की कोशिश करोगे और रूल्स को तोड़ के कुछ ऐसा करोगे ताकि आपको ज्यादा एडवांटेज मिल जाए, तो वो करप्ट हो जाता है, वो कि जो कि इमोरल है, जो कि जस्टिफाइड नहीं है। करप्शन करना आसान है क्या? मतलब करप्शन के लिए फेवरेबल है क्या हमारा वर्ल्ड जो डिजाइंड है? हाँ, टू आंसर दैट क्वेश्चन, बिल्कुल हमारी दुनिया बहुत ज़्यादा फेवरेबल है करप्शन के लिए, क्योंकि एक तो हमारे आसपास सारे टेम्पटेशंस हैं। करप्शन के लिए आपको कोई ना कोई टेम्पटेशन चाहिए होगी। करप्शन की नीड किसी को नहीं होती, आई डोंट बाय दैट, आई एम नॉट कन्विंस्ड कि करप्शन बहुत मजबूरी में करता है, बिल्कुल भी नहीं करता। करप्शन सिर्फ ग्रीड में करते हैं लोग। ग्रीड के लिए देयर इज मोर देन इनफ मटेरियल टू फीड योर ग्रीड। आपके आसपास इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आप दुनिया भर की चीज़ें ऐसी देख लोगे जो आपको चाहिए होंगी। आपके आसपास, आपके पड़ोस में आप दुनिया भर की ऐसी चीज़ें देख लोगे जो आपको फील कर देगी, आपकी महसूस करा देगी कि आपके पास वो नहीं है। एक तो वो, दैट इज वन ट्रिगर। दूसरा ट्रिगर ये है कि आप जैसे और लोग आपको दिख जाएंगे। तीसरा ट्रिगर ये है कि अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में हो तो वहां पर करप्शन थोड़ी ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि मौका ज़्यादा है, इसलिए नहीं क्योंकि लोग खराब हैं। सेम लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं,
सेम लोग अगर अमेरिका चले जाएंगे, कनाडा चले जाएंगे या ग्रीनलैंड में काम करेंगे तो नहीं करेंगे करप्शन. बट द कॉन्टेक्स्ट इज फेवरेबल इन द गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द जॉब. आप पब्लिक रिसोर्सेज के साथ हैंडल कर रहे हो, आपके पास पब्लिक गवर्नमेंट इशूड लीगल अथॉरिटी है जो कि यूज और मिसयूज दोनों करी जा सकती है, इसीलिए वहां पर करप्शन ज्यादा होता है. तो ये 3 फैक्टर्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए करप्शन ज्यादा होती है. और जब ये करप्शन होता है, एक करप्ट आईआरएस ऑफिसर की क्या पावर्स हो सकती हैं? एक करप्ट आईआरएस ऑफिसर क्या क्या कर सकता है? एक करप्ट आईआरएस ऑफिसर डिपेंड करता है कि उसकी करप्शन की मोटिवेशन क्या है. उसकी करप्शन की मोटिवेशन आईआरएस हो या कोई भी और हो, अल्टीमेटली करप्शन का मोटिवेशन इज मनी. एंड करप्शन का मोटिवेशन माइट ऑल्सो बी टू हार्म योर एनिमी. ये 2 ही तरीके की चीज़ें हैं. या तो आप अब्यूज ऑफ पावर बोलते हैं जिसको, या आप अब्यूज ऑफ पावर कर लो, या आप अनजस्ट एनरिचमेंट कर लो जिसको हम पैसा कमाना कहते हैं. अंडर द टेबल ब्राइबरी एटसेट्रा एटसेट्रा, अलग अलग नाम है उसके. 2 ही मोटिव होते हैं, चाहे आईआरएस हो, चाहे आईपीएस हो, आईएएस जो भी हो, इवन इफ इट्स अ बैंक मैनेजर. गिवन दीज 2 मोटिवेशंस, पावर तो बहुत होती है उनके पास इन चीज़ों को अफेक्ट करने की. क्योंकि एज एन आईआरएस ऑफिसर आप डील कर रहे हो बिजनेसमैन के साथ. बहुत सारे बिजनेसमैन करप्ट हैं. वो तो चाहेंगे ही कि कोई उनको ऐसा मिल जाए जो उनके साथ मिलके, और परफेक्ट होगा आईआरएस ऑफिसर उसके लिए, परफेक्ट सिस्टम को जानता है, अपने हाथ में बहुत सारी चीज़ें हैं उसके, वो आपको बहुत फायदा करा सकता है. आपका अच्छा खासा टैक्स का अमाउंट जो आपका टोटल प्रॉफिट बन जाएगा पूरा का पूरा, 18% जीएसटी पूरा प्रॉफिट बन जाएगा अगर आप एक्चुअली में कर पाते हो सक्सेसफुली ये करप्शन. तो उसके पास बहुत पावर है, और उसके पास बहुत टेम्पटेशन, उसके पास बहुत कैंडिडेट्स भी होंगे. बहुत सारे बिजनेसमैन बोलेंगे कि हाँ हमारे साथ करो आप. बहुत सारे एक्सपोर्टर होंगे, इंपोर्टर होंगे, वो बोलेंगे कि हम गलत चीज मंगवाएंगे, आप बस क्लियर कर दो. बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन होंगे जो बोलेंगे सर देखो हमारी कच्ची पर्ची कटती है, आप हमको तंग मत करो, आप ये पैसे रख लो हमारे से. तो ये होगा. ये कुछ कॉमन तरीके हैं लोगों के टैक्स की चोरी करने के, हाँ, टैक्स एवेजन के. और कौन से तरीके हैं जहां से लोग टैक्स को बचा सकते हैं, टैक्स की चोरी कर सकते हैं, प्रॉफिट बना सकते हैं? और ये इतना आसान क्यों है अभी? मतलब हमारे देश में जो कच्ची पर्ची कट के जो बिजनेस होने का सिस्टम है, ये क्यों नहीं बंद हो पा रहा है? इतना डिजिटली हम इम्प्रूव कर गए हैं, कंप्यूटराइज्ड हो गया है सब कुछ, टैक्स भी अब डिजिटली फाइल होता है, सब तो कुछ बहुत चीजें कम डिजिटाइज हो गई हैं. जीएसटी की वजह से बहुत कम हो गया. पहले ज्यादा होता था एक्साइज के टाइम पर. इनफैक्ट जब एक्साइज की कोई रेड होती है तो कच्ची पर्ची ही ढूंढते हैं वो लोग. दैट्स व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, दैट्स इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस कि आपकी टैक्स एवेजन हो रही थी. आज की डेट में कम होता है क्योंकि जीएसटी में अब एक ऐसा सिस्टम बना है कि अगर आप किसी से कुछ रॉ मटेरियल खरीदते हो, वो आपको इनवॉइस देके आपको जीएसटी चार्ज करता है. आप अपने एंड कस्टमर को वो जीएसटी पास ऑन करते हो, तो एक चेन सी बनी रहती है. आपने क्या खरीदा, आपने क्या बेचा, और इनवॉइस की चेन बनी रहेगी जीएसटी की. तो बीच में कोई घपला करना आसान नहीं है, पर लोगों ने किया, इसका भी तोड़ निकाला लोगों ने. जीएसटी में फेक इनवॉइसेस का बहुत बड़ा एक स्कैम हुआ देश में, और बहुत सारे लोग बहुत सारे पैसे कमा के निकल भी गए. बहुत सारे लोगों को गवर्नमेंट ने पकड़ा भी, बट बहुत सारे निकल गए. मतलब 100 300 करोड़ रुपए लोगों ने इस चोरी के थ्रू कमाए हैं. उसमें ये करते थे लोग कि फेक इनवॉइसेस होती थी, कोई माल या कोई भी गुड्स नहीं जा रहे होते थे, फेक इनवॉइसेस एक दूसरे को देते रहते थे और टैक्स का बेनिफिट लेते रहते थे. ये हुआ जब जीएसटी लागू हुआ, और उसके पीरियड में कुछ सबको समझ में आ रहा था कि जीएसटी कैसे यूज होगा नहीं होगा, उसकी कंफ्यूजन में लोगों ने ये लूपहोल बड़ा एक्सप्लॉइट किया. तो दैट इज वन वे दैट करप्शन अकर्स. अब टू आंसर योर क्वेश्चन, टैक्स की चोरी करना आसान नहीं रह गया है. इनकम टैक्स में भी और कस्टम्स में भी बहुत सारी डिजिटाइजेशन हो गई है. कोई भी कॉर्पोरेट एम्प्लॉय या कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ये जानेगा समझेगा कि आज की डेट में टीडीएस कट के आती है इनकम आपके पास. 10% पहले ही गवर्नमेंट काट लेती है सोर्स पे ही. उसके बाद आपकी स्क्रूटनी होती है. और तीसरी बात, इतना आसान नहीं है करना क्योंकि ब्लैक मनी ड्राई अप हो रहा है. अगर वो आप करते भी तो आपको स्पेंड उससे करना पड़ता है. यू वुड प्रेफर कि आप कैश को यूज करो ताकि आपकी कोई रिकॉर्ड कीपिंग में ट्रेल ना बचे. वो भी बहुत कम हो गया है आज की डेट में बिकॉज ऑफ डीमोनेटाइजेशन. आफ्टर डिमोनेटाइजेशन आपको लगता है कि इंडिया से ब्लैक मनी खत्म हो गया या काफी कम हो गया है? कम हुआ है, बट डीमोनेटाइजेशन कपल्ड विद यूपीआई रेवोल्यूशन भी पैरेलली हुआ ना. एकदम से छोटे अमाउंट भी ट्रांसफर करना बहुत ईजी हो गया, चाहे वो रिक्शे वाला हो या पान वाला हो या बड़ा रेस्टोरेंट हो या 5 स्टार होटल हो, यूपीआई चलेगा. बट अभी भी ब्लैक मनी मार्केट में एग्जिस्ट तो करता है. कितना ब्लैक मनी आज की डेट में मार्केट में एग्जिस्ट करता है? कितना आई डो नॉट नो. लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई डोंट नो इवन हाउ दे आर कैलकुलेटिंग कितना है, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द फैक्टर इट इज ब्लैक, इट इज नॉट अकाउंटेड फॉर. वी डोंट नो हाउ मच देयर इज, बट बहुत सारा होगा और रियल एस्टेट में होगा ज्यादातर.
आज की डेट में रियल एस्टेट में ही है ब्लैक मनी, क्योंकि सर्कल रेट होता है प्रॉपर्टी का, जो गवर्नमेंट बोलती है कि भाई दिस इज द रेट। ऑब्वियसली क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, लोग उससे ज़्यादा रेट पे प्रॉपर्टी खरीदते हैं और बेचते हैं, तो वो जो मार्जिन है वो ब्लैक होता है। बहुत सारी जगह में कुछ जगह ज़्यादा होता है, कुछ जगह कम होता है, बट प्रॉपर्टी में ही ब्लैक मनी लगता है, और जब उसको रीसेल करा जाता है तो प्रॉपर्टी में ही वापस री इन्वेस्ट हो जाता है। तो दैट इज़ वेयर इट इज़ सर्कुलेटिंग। पहले इट यूज टू बी इन गोल्ड, इट यूज टू बी इन मल्टीपल एरियाज, अब वो टाइट कर रही है गवर्नमेंट ने, काफ़ी हद तक उसको स्क्वीज आउट कर दिया है। तो जब उनको उनसे ज्यादा पावरफुल अथॉरिटीज तंग करती है, हाँ। जब उनको पॉलिटिशियंस बोलते हैं कि ये करना है, हाँ। या लॉबिंग एजेंसीज बोलती है ये करना है, तो आपको लगता है कि दोनों में से जब चूज करना पड़ता है तो क्या चूज करता है एक गवर्नमेंट ऑफिसर? ये बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर यू आर सिटिंग इन अ ग्लास हाउस। आपको तंग करना काफ़ी आसान है। कंप्लेंट्स करवा सकते हो आप किसी के खिलाफ, आप किसी के भी कान भर सकते हो। कोई बिटवीन अदर ऑफिसर्स देयर कैन बी इनफ जेलेसी, यार बहुत गंदी गंदी राइवलरीज हो जाती हैं लोगों की, मैंने देखा है। कोर्ट में लड़ रहे हैं सालों सालों, आपस में ही इतनी खुंदक होगी बैचमेट्स की कि लड़ते चले जा रहे हैं एक दूसरे की कंप्लेन कर करके, दोनों ने करियर बर्बाद कर दिया। ऐसा भी बड़ा फ्रीक्वेंटली होता है। अच्छा, दो गवर्नमेंट ऑफिसर्स में आपस में इतनी जेलसी हो जाती है, हाँ। और ऐसा क्यों होता है? पोस्टिंग, स्टेटस, ईगो। उसके बाद अच्छी पोस्टिंग मिल कैसी गई, मैं सीनियर था, मेरे साथ ऐसे बिहेव कैसे कर लिया इसने, हाउ इज दैट गाय क्लोजर टू दैट पॉलिटिशियन एंड नॉट मी। मेरी कैसे पोस्टिंग करा दी इसने बाहर, मैंने किसी की सिफारिश लगाई थी, काम क्यों नहीं हुआ मेरा, मेरा ही बैचमेट है ना, बहुत ज्यादा बड़ा आदमी बन गया। ये फीलिंग होती है। दे आर ड्रिवन बाय दिस, और इसके बेसिस पे वो दे कैन उनके बिकम ऊपर रियली एलिगेशंस लगा देते हैं, और ये सब can एनिमिटी be हो जाती bad है। enemies, even very ugly people. If they get into it, it can be very ugly fights. I've seen it. There is an ugly side to the whole bureaucracy, definitely, like most of the things in life. Wow. I mean, it's not something जो बिल्कुल पता नहीं है लोगों को। अब तो मुझे लगता है कॉमन पब्लिक में एक नैरेटिव ही सेट हो गया है कि ऑफिसर्स तो करप्ट ही होते हैं। आपने कहा 50%, बट जो कॉमन पब्लिक में एक नोशन है वो तो है कि सारे ही करप्ट होते हैं। डिग्री वेरीड हो सकती है, कोई हो सकता है 50,000 की करप्शन डिफाइन करता हो, कोई शायद 50 करोड़ को भी ना नहीं, करता मैं हो। तो बहुत स्ट्रिक्टली डिफाइन कर रहा था करप्शन जब मैंने 50% बोला, और कॉमन मैन के तो कितने ही एक्सपोजर में हैं। हाउ मेनी पीपल, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, आपका कितना इंटरफेस है गवर्नमेंट के साथ, आप बताओ। पिछले एक साल में कितनी बारी गवर्नमेंट के ऑफिसर के साथ आमना सामना हुआ है आपका? इसको निकाल दो, बिकॉज आई एम नो लॉन्गर वन। बट वैसे काम के लिए कितनी बारी आप गवर्नमेंट के साथ इंटरफेस आपने किया? बहुत डायरेक्टली तो नहीं है, लेकिन हाँ, हम जीएसटी टाइम पे फाइल करते हैं, अपने टैक्सेस भरते हैं, अपने जो पॉलिसीज है उसका ध्यान रखते हैं, एम्प्लॉय सैलरी स्ट्रक्चर। क्या आप किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के सामने कोई विनती करने या कोई रिक्वेस्ट करने गए? नहीं, अभी तक तो नहीं, और डायरेक्टली तो नहीं। ये तो आपकी लेवल ऑफ इंटरेक्शन है। आपकी ज़्यादा से ज़्यादा कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल के साथ, सब इंस्पेक्टर के साथ हो जाएगी इंटरेक्शन, हो गई अगर तो। इफ़ यू आर वायलेटिंग अ लॉ, या कोई डिस्टर्बेंस हो गई या कुछ भी हो गया, ट्रैफिक पुलिस के साथ हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा एयरपोर्ट पे आपको कोई कस्टम्स का इंस्पेक्टर या सुपरिटेंडेंट आपको रोके पूछ लेगा कि आपके सामान में क्या है। ये आपकी गवर्नमेंट की इंटरेक्शन है, क्योंकि गवर्नमेंट इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी आपको दिखती भी नहीं है। तो उसके अंदर ये जनरलाइज कर देना 2-3 लोगों के इंटरेक्शन से कि सभी करप्ट हैं, इज ऑब्वियसली अ मिस्टेक। आपने कस्टम्स में भी काम किया है, आपने रेड्स भी कंडक्ट किए हैं, तो एक रेड कंडक्ट कैसे की जाती है? रेड कंडक्ट अगर हो रही है तो सबसे पहले कुछ एविडेंस या कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ इंटेलिजेंस है कि वहां पर हमको कुछ ऐसा मिलेगा जो उस रेड को जस्टिफाई भी करे, और गवर्नमेंट का बहुत सारा रेवेन्यू इन्वॉल्व है, ऐसा कुछ होगा पहले, उसका एक अप्रूवल होगा। और रेड करने से पहले ही एक टीम सेट करी जाएगी, कौन कौन जाएंगे उस रेड में। और ज़्यादातर सिर्फ ट्रस्टेड लोग उसमें इंक्लूड करे जाते हैं। कुछ विंग्स होते हैं, उनको एंटी इवेजन विंग्स बोलते हैं, डिपार्टमेंट भी नहीं, जिनका नॉर्मली ये काम होता है। कुछ एजेंसीज होती हैं जिनका नॉर्मली काम होता है। जिस डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन में मैं था वहाँ पर DGCI होती थी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सेंट्रल एक्साइज इंटेलिजेंस, जो आज की डेट में DGGI है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस। द अदर वन इज DRI, जो एक करती कस्टम्स का, एक करती GST का। रेड करने से पहले उस प्रेमिसेस के बारे में आपको बेसिक लेवल की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके एंट्री पॉइंट के गेट्स कहाँ पे हैं, आपको पता होना चाहिए आप किस टाइम पे जाएंगे, आपको पता होना चाहिए कि आप जा रहे हैं अगर तो किस टाइप का अंदर माहौल होगा। फॉर इंस्टेंस यू वुड वांट टू नो कि अगर मैं जा रहा हूँ देखने के लिए कि मैं स्टॉक लूँगा, भी आपने जिस टाइप की बिलिंग करी है उतना स्टॉक पड़ा है कि ज़्यादा पड़ा है। अगर ज़्यादा पड़ा है तो इसका मतलब आप ऐसे ही बेच रहे होगे। मैं इस टाइप की चीज़ें कैलकुलेट करके जाऊँगा, सोच के जाऊँगा।
जब मैं जाऊंगा, व्हेन आई गो इनटू द रेड, सबसे पहला काम ये होगा कि सब लोगों को मुझे राउंड अप करना पड़ेगा, ताकि अननेसेसरी की कम्युनिकेशन ना करें। से रोकेंगे भी नहीं कम्युनिकेशन, बट वी विल ट्राई कि दे शुड नॉट जस्ट मेक अ हल्ला ना करें, डिस्टर्बेंस, सिविल डिस्टर्बेंस ना हो। जाते ही उनको बताना पड़ेगा कि ऑथराइज रेड है, उनको सर्च वारंट दिखाओ सबसे पहले तो, क्योंकि दैट इज वन ऑफ द रीजन जो बाद में केसेस फेल हो जाते हैं। आप इन प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते, बाद में आपकी सारी मेहनत पानी में मिल जाती है जब वो कोर्ट में जाते हैं। तो आप पहले सर्च वारंट दिखाओ और उसके बाद उस प्रेमिसेस को सर्च करो। आप ढूंढ रहे होगे, यू विल बी लुकिंग फॉर इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस, जैसे कि एक कच्ची पर्ची जो अब काफ़ी कम हो गया है, आप लैपटॉप्स ढूंढोगे, आप लैपटॉप्स कॉन्फिस्केट कर सकते हो, आप डेटा बैंक्स और सीपीयूज कॉन्फिस्केट कर सकते हो, आप स्टॉक के रजिस्टर्स देखोगे कि कहाँ पर क्या हिसाब लिखा हुआ है, आप ढूंढोगे ड्रॉर्स में, देखोगे कि कोई कहीं पे कोई डायरी में कोई कच्ची पर्ची, कोई हिसाब, कोई लेंडर, कोई डेटर्स का हिसाब तो नहीं मिल जाएगा। वो बहुत इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस हो सकता है। और इस टाइप की जो आपके पास एविडेंस, जो इन्फॉर्मेशन आई होगी वही बहुत कुछ बता देगी, तो यू विल गो एंड वेरीफाई इट। कभी कभी रेड्स बहुत बहुत लंबी भी चल जाती हैं, सारी सारी रात भी, पर हमेशा एक ट्राई रहती है कि चुपचाप जाओ, चुपचाप निकलो, लोगों को परेशान मत करो, डिस्टर्ब मत करो। जब आप निकल रहे होते हो रेड से, आपने उस रेड में जो जो किया वो एक पंचनामा होता है। देयर इज अ पंचनामा दैट इज ड्रॉन, दैट इज बेसिकली अ स्टेटमेंट विच सेज कि हम आए थे, हम 5 लोग इस रेड पे आए थे, ये हमने किया, इन लोगों से हमने बात करी, ये लैपटॉप सो एंड सो वेरिफिकेशन, सो एंड सो कोड वाले हमने कन्फिस्केट किए, और 5 पंच होते हैं, 5 लोग उस पर साइन करते हैं कि हाँ ये हुआ है। दिस इज अ पंचनामा। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? Next अगर आपने step- रेड कर ली, ये सब चीजें कॉन्फिस्केट कर ली, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि ये एक क्रिमिनल रेड नहीं है, ये एक टैक्स की रेड डिस्क्राइब हो रही है, आप वापस जाके एनालाइज करते हो उस डेटा को, उस इंफॉर्मेशन को, ये जानने की कोशिश करते हो, ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हो कि जिस टैक्स एविजन को मैं ढूंढने आया था, क्या वो साबित हो रही है? क्या कोई मेरे को ऐसे अकाउंट्स मिले हैं जो वैसे जीएसटी जिसमें नहीं दे रहे ये लोग? क्या मुझे ऐसा सामान मिला है जो होना नहीं चाहिए इनके पास? इस टाइप की चीज़ें आप एनालाइज करते हो ऑफिस में। अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप फिर उनको एक समन इशू कर सकते हो, ये बोल के कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन और चाहिए, प्लीज़ मुझे भेज दो, इतना टाइम है आपके पास। हो सकता है आप उनका कुछ सामान कॉन्फिस्केट भी कर दो, यू माइट बी एबल टू कॉन्फिस्केट सम ऑफ देयर गुड्स, अगर आपको लग रहा है कि ये स्मगल्ड गुड्स हैं या काउंटरफीट हैं या टैक्स इवेजन में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं वगैरह वगैरह, टू प्रोटेक्ट गवर्नमेंट्स रेवेन्यू। एंड उसके बाद द होल प्रोसीडिंग इज एंटायरली टेक्निकल एंड एंटायरली लीगल। द नेक्स्ट स्टेज इज यू इशू अ शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस होता है कि हमने सो एंड सो रेड करी, हमने ये पाया, हमारे हिसाब से इस लॉ के तहत आपने ये गलतियां करी हैं, या ये आपकी तरफ से वो हुई है, हमको मिली है, जो हमारे को लगता है कि आपने टैक्स की इवेजन करी है, और इस रूल के अंडर इतनी पेनल्टी, इतना इंटरेस्ट और इतना रिडेम्पशन फाइन आप पे लगना चाहिए, और इसलिए हम लगा रहे हैं। आपको 30 दिन का टाइम दिया जाता है, आप हमारे को बताएं कि ये क्यों ना लगे। दिस इज कॉल्ड अ शो कॉज नोटिस। यू शो कॉज अबाउट व्हाई दिस एक्शन शुड नॉट बी टेकन अगेंस्ट यू। उनको मौका मिलता है जवाब देने का, वो जवाब देते हैं। उसके बाद उस शो कॉज नोटिस का एक ऑर्डर निकाला जाता है। असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर रैंक का कोई ऑफिसर होगा, डिपेंडिंग ऑन कितना अमाउंट इन्वॉल्व है, वो एक ऑर्डर निकालेगा कि भाई मैंने सुन लिया उनको, मैंने गवर्नमेंट को भी सुन लिया, मेरे हिसाब से ये ठीक है, और इनका इतना फाइन बनता है, इतना पेनल्टी बनता है, और ये मैं ऑर्डर पास करता हूँ। ये अब पूरा का पूरा इस पॉइंट के बाद पूरा प्रोसेस लीगल है। आपका ऑर्डर ऊपर वाले कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, उस वाले कोर्ट से हार गए तो फिर उसके ऊपर वाले कोर्ट तक, हाई कोर्ट, इफ पॉसिबल सुप्रीम कोर्ट, ऐसे चलता है पूरा। आफ्टर द रेड, वंस यू इशू द शो कॉज नोटिस, द होल थिंग इज अ लीगल प्रोसेस। तो इस पूरे प्रोसेस में करप्शन सबसे ज्यादा कौन से स्टेज पे होता है? ऑन द ग्राउंड, जब आप जाते हो रेड करने, फर्स्ट स्टेप। हाँ, क्योंकि उस स्टेज के बाद जो शो कॉज नोटिस वाली आपको स्टेज मैंने बताई, उस स्टेज में यू आर ब्रिंगिंग एवरीथिंग ऑन पेपर। उसके बाद कुछ होना बड़ा मुश्किल है। अगर किसी को कुछ गड़बड़ करनी है तो वो उससे पहले करने की कोशिश करेंगे। अब वो जो सामने वाला अगर ऑफिसर को ब्राइब देने की कोशिश कर रहा है तो उस स्टेज से पहले करेगा, ताकि पेपर पे ना आए। तो अगर कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं जो रेड्स कर रहे हैं, उनकी कंसिस्टेंसी रेड्स में तो है, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो रही है वो रेड्स, दैट्स अ रेड फ्लैग। क्या वो रेड फ्लैग है उस ऑफिसर के अगेंस्ट कि वो करप्ट है? हाँ, वो ग्राउंड पे तो जाता है बार बार, लेकिन वहां से कुछ मिलता नहीं है, या करप्ट या इनएफिशिएंट।
इनएफिशिएंट भी हो सकता है गलत इन्फॉर्मेशन पे जा रहा हो, पर इट इज अ रेड फ्लैग, सीरियस रेड फ्लैग, क्योंकि रेड पे जाना इज इटसेल्फ अ बिग डील। और जनरल डिक्टम ये है कि विदाउट वेरी स्ट्रांग एविडेंस एंड वेरी स्ट्रांग अप्रूवल यू आर नॉट गोइंग टू गो एंड डिस्टर्ब एनीबॉडी। तो क्या एजेंसीज इसका ध्यान रखती हैं कि किसने कितनी रेड करी और कितनी सक्सेसफुल रेड्स करी और नहीं करी, और क्या रेट है, और ये इंसान रेड फ्लैग तो नहीं है सिस्टम में? एब्सोल्युटली। पर रेड पे जो होता है या नहीं होता है, उसका रिजल्ट विल बी डिटरमिन्ड बाय द इंटेलिजेंस दैट वाज रिसीव्ड। तो क्वेश्चन मार्क होगा उस इंटेलिजेंस पे जो आया है। भाई जिस बेसिस पे रेड करी उसमें कुछ था ही नहीं, तो वो सोर्स बेकार हुआ ना। तो क्वेश्चन उस पर आ जाएगा फिर। जो इंटेलिजेंस क्रिएट कर रहा है, जो इंटेलिजेंस ला रहा है, जो कंप्लेनेंट है या जो इन्फॉर्मेंट है या जो भी इंटेलिजेंस ऑफिसर है, ही इज नॉट डूइंग हिज जॉब। और अगर आप स्केप्टिकल माइंडसेट सोचो, या तो ही डूइंग द जॉब, इंफॉर्मेशन ठीक ला रहा है, वो इंटेलिजेंस ठीक ला रहा है, गड़बड़ हो रही है, पर आपके पहुंचने से पहले वो गड़बड़ साफ कर दे रहे हैं, तो आपके ऑफिस से इंफॉर्मेशन लीक हो रही है। ये हो सकता है। ये भी हो सकता, मतलब बड़े सारे लेंस है इसको देखने के, सिर्फ एक लेंस नहीं है, काफ़ी सारे तरीके हैं जिससे इसको इवैल्यूएट किया जा सकता है। आपने बीच में स्मगलिंग की भी बात की, तो थोड़ा सा स्मगलिंग माफिया के भी बारे में बताइए। हाउ इज इट वर्किंग इन आवर कंट्री? कौन सी कॉमन चीज़ें हैं जो स्मगल होती हैं, और कौन सी आपने एकदम शॉकिंग चीज़ें देखी हैं स्मगल होते हुए? स्मगलिंग माफिया आपने कहा, स्मगलिंग माफिया एसेंशियली आर बिजनेसमैन होते हैं जो इलीगल बिजनेस में कंफर्टेबल रहते हैं। इनफैक्ट डी कंपनी बहुत हद तक स्टार्टेड ऑफ एज स्मगलर्स। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इलीगल काम करके ही उन्होंने अपने अपने धीरे धीरे एम्पायर्स बनाए। और द वे इट वर्क्स इज, आप कोई ऐसी चीज़ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करो जो अलाउड नहीं है, और क्योंकि वो अलाउड नहीं है उसका रेट बहुत ज़्यादा है। फॉर इंस्टेंस, एक चीज़ जो बहुत हैवीली स्मगल होती है, रेड सैंडर्स वुड। रेड सैंडर्स एक लकड़ी होती है, इंडिया में होती है, नेटिव टू इंडिया, बहुत महंगी होती है और बहुत हाई क्वालिटी का फर्नीचर बनता है उससे, यहाँ से एक्सपोर्ट होती है। इनफैक्ट वीरप्पन जो वाज अ डकॉइट, वाज फाइनली किल्ड, वो रेड सैंडर्स का ही कंट्रोल था उसका, ही हैड मोनोपोलाइज्ड दैट। तो दैट इज अ वेरी हाई वैल्यू प्रोडक्ट विच इज एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। और क्या, वेरी कॉमन थिंग दैट इज इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड बोथ, गोल्ड। ऑल टाइम फेवरेट स्मगलर्स का, जो बिल्कुल मोनेटाइज करने के लिए ही तैयार है। रिसेंटली एक साउथ की एक्ट्रेस भी पकड़ी गई विद अ लॉट ऑफ गोल्ड। Lot of gold. Oh, she was wearing it on her belt or something. Although in my experience, that's किलोज ऑफ गोल्ड। kilos of gold. आई एम फॉरगेटिंग द नंबर कि वो इतने किलोज लेके कैसे जा रही थी। गोल्ड बहुत कॉम्पैक्ट होता है, बहुत हैवी होता है, एक्सट्रीमली डेंस। 1 किलो गोल्ड इतना 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 से बिस्किट का होता है, इतना सा होगा। तो बेल्ट में ले जा तो रही थी वो, उन्होंने शायद पता नहीं क्या सोचा हुआ, क्योंकि मेटल डिटेक्टर में तो एकदम से पता चल जाएगा अगर इतना गोल्ड है, तो मेटल डिटेक्टर विल इंस्टेंटली फाइंड आउट। मे बी, आई डोंट नो व्हाट शी वाज थिंकिंग, बट आई हैव सीन वेरी इनोवेटिव वेज ऑफ स्मगलिंग गोल्ड। तो उन्होंने पास्ट में भी कई बार बहुत सारा गोल्ड इधर से उधर किया, कैसे कर पाई? मुझे लगता है मेटल डिटेक्टर्स जैसा आप बोल रहे हो, हैवी मटेरियल है, हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? वो बड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, पूछ भी रहे होंगे वो अथॉरिटीज। कोल्यूजन हो सकता है, यू कांट रूल इट आउट। कोई ऑफिसर मिला हो सकता है, कोई ऑफिसर हेल्प कर रहा हो सकता है, या कुछ उन्होंने ऐसे तरीके ढूंढ लिए हो। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पॉसिबल है जो होती है, आई वॉज पोस्टेड एट द एयरपोर्ट एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल होता है कि अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट वीआईपी या वीवीआईपी इंसान है, उसको या तो फ्लाइट पकड़नी होगी या वो फ्लाइट से आ रहा होगा, उसके लिए प्रोटोकॉल अरेंज करी जाएगी। स्टेट का गेस्ट है या कुछ भी है, प्रोटोकॉल अरेंज करने का मतलब कि कोई ऑफिसर या कोई सिपाही उनको या तो वहाँ तक छोड़ता है, और वो नहीं तो वहाँ से लेकर आता है। इट इज़ पॉसिबल समटाइम्स दैट उसके चक्कर में कर दिया हो, जाने दिया हो थोड़ा सा। इट इज़ पॉसिबल, मतलब इतनी चेकिंग ना की हो उनकी। हाँ, because of her being a high profile person, it is possible, but this is speculation. I don't know if this, but actress का करने का the only viable reason that I can think of is उसने ये assume किया होगा कि क्योंकि मेरे पास प्रोटोकॉल होगी, मेरी चेकिंग ही नहीं होगी। और क्योंकि शायद उनके पास एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हों, क्योंकि इट वाज नॉट द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ हर स्मगलिंग द गोल्ड। तो इसका मतलब वहां पे भी एक तरीके का करप्शन कस्टम्स में भी काफी चलता है। काफी चलता है तो पता नहीं, पर अगर एयरपोर्ट पे इस टाइप की स्मगलिंग हो रही है तो ऑब्वियसली कोई ना कोई बिना किसी के हेल्प के तो बहुत मुश्किल है।
कोई इंटरनल हेल्प होगी शायद। और आपने कहा कि आपने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके देखे हैं स्मगलिंग को होते हुए। जी, टेल अस मोर अबाउट दैट। ऑल सॉर्ट्स ऑफ वेज गॉड। वी यूज टू कैच। उस टाइम पर कुछ ऐसा था कि गोल्ड के रेट इंडिया में और बाहर के देशों में थोड़ा सा कम थे, डिफरेंस था रेट का। तो जैसे ही इंडिया में गोल्ड आ जाता था और इम्पोर्ट हो जाता था तो एकदम से प्रॉफिट था, मतलब 20-30% का प्रॉफिट इंस्टेंट था। और अगर आप थोड़ा सा भी गोल्ड ले आओ तो सीधा लाखों का प्रॉफिट है। और अगर आप एक दिन में और भी ले आओ, अगर 10-10 लोगों को आपने ऐसे चक्कर में चला रखा है जो गोल्ड ला रहे हैं, फिर फ्लाइट पकड़ के वापस जा रहे हैं, फिर गोल्ड ला रहे हैं, तो यू कैन क्रिएट करोड्स। तो बहुत लुक्रेटिव स्मगलर्स का एक बिजनेस था। गोल्ड स्मगलिंग वैसे भी ट्रेडिशनली रहा ही है, बट उस टाइम पर ज़्यादा था। तो हम तो हर रोज़ 1-1 2-2 किलो पकड़ रहे थे हम। 1-1 2-2 किलो रोज? हाँ, हर रोज़ 1-1 2-2 किलो पकड़े जा रहे थे उस और टाइम ये पे। एक ही कॉमन माफिया होता था या अलग अलग लोग होते थे नहीं पता चलता था, नहीं पता चलता था। ये सुनने में आता था कि 2 गैंग्स हैं। गैंग्स कभी सामने नहीं आते थे, क्योंकि जो लोग गोल्ड स्मगल करते थे वो कैरियर्स होते थे, कैरियर्स बोलते थे हम उनको। दे यूज्ड टू जस्ट कैरी द स्मगल्ड गुड्स, दे वर नॉट मास्टरमाइंड्स। वो गरीब से लोग थे जिनको कुछ पैसे दिए जाते थे, 4-5-10 हज़ार रुपये। एक फ़्लाइट पकड़ो, वहाँ जाओ, दूसरी फ़्लाइट पकड़ो, वापस आओ, फिर 4 घंटे रेस्ट करो, फिर एक और फ्लाइट पकड़ो, फिर वापस जाओ। और उनको पता होता है कि वो क्या स्मगल हाँ, कर रहे हैं। दे न्यू इट, दे न्यू, बट वो करीब थे तो दे वर विलिंग टू डू इट। मैं उसका बिजनेस डिसरप्ट कर सकता हूँ एज अ कस्टम्स ऑफिसर, और सबसे बड़ा डर ही वो है। तो ये और कौन सी ऐसी चीजें गोल्ड के अलावा जो स्मगल करना बहुत आसान होता है? बहुत आसान होता है। तो आई डोंट थिंक गोल्ड स्मगल करना आसान होता है, पर क्योंकि डेंस और छोटी चीज़ है ना, इट इज़ कंडेंस्ड, तो इट इज़ पॉसिबल टू डू इट। आसान होता है डायमंड्स। पहले केसेस भी सुने मैंने, और इनफैक्ट जिस टाइम की मैं बात आपको बता रहा हूँ उस टाइम पर कुछ केसेस हुए थे जो न्यूज़ में भी बहुत आए थे। बड़े बड़े डायमंड विद वेरी बिग फैमिलीज, पीपल वर इम्पोर्टिंग एंड एक्चुअली स्मगलिंग इन पर्सन। अ वेरी कॉमन थिंग इज टू गेट, आप जब इंडिया में एंटर करते हो किसी बाहर की देश से, तो आपको आपने जो जो चीज़ें खरीदी हैं, जो जो चीज़ें आपके पोजीशन में है, यू आर सपोज टू डिक्लेयर देम। लोग डिक्लेयर नहीं करते। एक लिमिट है कि आप इतने तक का, इतने लाख तक का सामान या इतने हज़ार तक का सामान ला सकते हो। अगर उसके ऊपर का कुछ सामान आपने लिया है तो आपको इंडिया में कस्टम ड्यूटी देनी है, फिर आप लेके जा सकते हो। गलत नहीं है, पर आपको टैक्स भरना चाहिए। तो आई डोंट थिंक दैट कैन बी कॉल्ड एज स्मगलिंग द वे वी अंडरस्टैंड इट colloquially, बट इट्स वेरी कॉमन फॉर पीपल टू गेट 2-3-4-5-6 आईफोन्स इन देयर बैग एंड 5-6 वॉच की वॉचेज जो 5-5 करोड़ की भी हो सकती हैं, वेरी वेरी एक्सपेंसिव वॉचेस दैट you should not be doing, but people are doing, and hard to catch also. उनको तो बहुत डिफिकल्ट है पकड़ना कि कौन अपने पर्स में लेके क्या जा रहा है। कंसिडरिंग द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, आप कितने लोगों को रोकोगे कस्टम्स पे और कितने लोगों के बैग्स चेक करोगे? और हाँ बिल्कुल, कस्टम्स में वर्ल्ड वाइड एक चेंज किया गया था कुछ साल पहले। ग्रीन चैनल और रेड चैनल बना दिए गए थे। ग्रीन चैनल इज आई हैव नथिंग टू डिक्लेयर, मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे कस्टम्स को बताने की ज़रूरत है, मैं निकल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, शायद मेरे को कोई रोके हुए नहीं। रेड चैनल इज मुझे कुछ बताना है, आई हैव समथिंग जो मुझे बताना है। आप सपोज करिए, कॉमन यूज केस है कि इंडियन वुमेन वेयर ज्वेलरी ऑन ओकेजन्स। बच्चे की या बेटे की या बेटी की अमेरिका में शादी है, वो ज्वेलरी लेके जाना चाहती हैं लेडीज़, और वो ज्वेलरीज जब वो लेके जाएंगी तो उनको पहले डिक्लेयर करना चाहिए कि वो लेके जा रही हैं, और फिर जब वो लेकर आएंगी तो उनको बताना चाहिए कि देखिए मैंने डिक्लेयर करा है, जो मैं लेकर गई थी वो जो मैं लेकर आ रही हूँ वो सेम है, तो मैं बाहर से खरीद के नहीं ला रही हूँ, मैं डिक्लेयर करके गई थी। तो इस टाइप के केसेस डिक्लेयर करते हैं रेड चैनल में। अब रेड चैनल में कोई जाता नहीं है, हर कोई ग्रीन चैनल से निकलता है, पर ग्रीन चैनल पर लोग खड़े होते हैं। कस्टम्स ऑफिसर्स आर देयर इन वाइट यूनिफॉर्म्स, दे माइट बी इन सिविलियन यूनिफॉर्म्स, दे माइट बी, एंड दे मे स्टॉप यू। उनके पास ये पावर है कि आपको वो ये बोल सकते हैं कि आप अपने एक बारी बैग स्कैन करा लीजिए, आपसे 2-4 सवाल वो पूछ सकते हैं। उनको हो सकता है कोई इंटेलिजेंस हो या उनको कोई शक लगे तो वो ये करा सकते हैं। करप्शन को और हमारी गवर्नेंस कैसे काम करती है उसको थोड़ा समझने की कोशिश की, सिस्टम्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश की। नाउ वन पार्ट ऑफ द वर्क दैट यू डू इज मेंटरिंग यूपीएससी एस्पिरेंट्स, जिनको आप बताते हो हाउ टू क्रैक द एग्जाम्स। तो क्या ऐसी बातें हैं जो आप अभी बताना चाहोगे दैट अगर कोई यूपीएससी एस्पिरेंट इसको देख रहा है या कोई भी जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, सबसे पहले तो लेट्स टॉक ऑन द मेंटल, क्योंकि सब लोग ये बात करते हैं इतने घंटे प्रैक्टिस करो, ऐसे अपने आंसर्स को करो, देयर आर मेनी स्ट्रैटेजीज, बहुत जगह अवेलेबल है, बट कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जो मिस हो जाती है लोगों से? क्या लोग नहीं करते अपनी प्रिपरेशन जर्नी में जो उन्हें करना चाहिए टू क्लियर
an exam? यस, सबसे पहला क्वेश्चन अपने फाउंडेशंस क्वेश्चन कर लेने चाहिए, आपके रीजंस क्या हैं करने के, आप कितना सीरियस हो उसके बारे में, क्योंकि हैवी इन्वेस्टमेंट, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड टाइप का गैम्बल है, डिफिकल्ट एग्जाम है, बहुत कंपेटिटिव है और बहुत कॉस्ट मांगता है टाइम और एनर्जी की। अगर कर रहे हो तो सोच समझ के करो, आपके रीजंस, आपके मोटिवेशंस बहुत स्ट्रांग होने चाहिए अगर आप कर रहे हो तो। सेकंड, व्हेन यू गेट इनटू इट, डोंट फॉलो एवरीथिंग, पीपल गेट ओवरवेल्म्ड। मेरे टाइम पे प्रॉब्लम थी कि देयर वाज नॉट इनफ इन्फॉर्मेशन, नाउ द प्रॉब्लम इज देयर इज टू मच इन्फॉर्मेशन, एवरीबडी ऑन यूट्यूब इज विलिंग टू गिव यू एडवाइस, हर जगह आपको बुक लिस्ट मिल जाएंगी। आपका सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है कि आप उस प्लेथोरा ऑफ इन्फॉर्मेशन को फिल्टर करके क्यूरेट कैसे करते हो। हु डू यू लिसन टू? यू विल नीड अ गुड मेंटर in this whole journey. One mistake or one strategy, I would say, not a strategy but a mistake to avoid rather, is avoid FOMO. एग्जाम का स्ट्रक्चर समझने की ज़रूरत है। अब एग्जाम्स का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, पर सिविल सर्विसेज एग्जाम की अगर बात करी जाए तो इट हैज़ टू मेन पार्ट्स ऑफ द एग्जामिनेशन, वन इज प्रीलिम्स, वन इज मेंस। दोनों में अलग अप्रोच चाहिए। इंटरव्यू को मैं नहीं गिन रहा हूँ अभी, क्योंकि बिगिनर्स के लिए वो रेलिवेंट नहीं है अभी इस टाइम पे। फॉर प्रीलिम्स यू नीड टू हैव अ वाइड रेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, बट सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आएगी। मेंस में यू हैव टू राइट आंसर्स एंड 7 टोटल क्वेश्चन पेपर, 7 टोटल पेपर यू हैव टू फिल, जिसके मार्क्स जुड़ेंगे 250 मार्क्स, 250 मार्क्स ईच, दैट विल देन एड अप टू form your marks, which will then be added to the interview, and then you will get a rank. Everybody jumps to answer writing for mains without focusing on prelims and without focusing on the basic GS, general studies बोलते हैं उसको, जिसमें basic history, economy, polity, geography ये सब आ जाती हैं। उसकी बेस बनाए बिना you will not be able to get anywhere. तो focus on that first. पर starting जब करते हैं ना, और सामने जब syllabus दिखता है, सामने जो पैटर्न दिखता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखते हैं, इतना ओवरवेलमिंग हो जाता है कि लोग उसी में डर जाते हैं। मेंस में ऑप्शनल, एसे, एथिक्स, आंसर राइटिंग, दे गेट सो ओवरवेल्म्ड दैट दे डोंट प्रिपेयर द फाउंडेशंस। दैट फॉर अ बिगिनर, आई एम एड्रेसिंग ओनली अ बिगिनर, एडवांस लोगों के लिए एडवांस स्ट्रेटजीज भी हैं, बट फॉर बिगिनर्स यू नीड टू अवॉइड द फोमो, फोकस, बी वेरी प्रैक्टिकल, GS फर्स्ट, current affairs first. You need to get used to reading the newspaper every day. Consume information in bits and pieces. Information relevant for the UPSC. धीरे धीरे माइंडसेट बनना स्टार्ट होता है, आप पैटर्न्स कनेक्ट करना स्टार्ट करते हो, पर बिना उस जनरल स्टडीज की फाउंडेशन के पूरा का पूरा एग्जाम नहीं होगा क्लियर। पूरे एग्जाम की फाउंडेशन है वो। तो बेसिकली यहाँ पे आपको लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है फॉलो नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट थिंग इसकी, जो एक यूपीएससी एग्जाम या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का टॉपर होता है, उसमें और जो इंसान उस एग्जाम को नहीं क्लियर कर पाता, इन दोनों के माइंडसेट में क्या डिफरेंस है? नहीं, मैं एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं है कोई खास फर्क। यूपीएससी टॉपर और यूपीएससी का कोई इंसान जो इंटरव्यू तक गया है, इंटरव्यू तक, उसमें कोई खास फर्क नहीं मिलेगा आपको। मैं अब बहुत लोग देख चुका हूँ, हंड्रेड्स ऑफ पीपल आई हैव myself interviewed, taught, mentored, spoken to, understood, analyzed, gauged their personalities and their intelligence. मेरे को तो नहीं मिला कोई अभी तक फर्क, क्योंकि इट इज सो कंपेटिटिव कि एक स्टेज के बाद सब्जेक्टिविटी आ जाती है। एक पॉइंट के बाद मेरिट थोड़ा सा डाइल्यूट होकर एकदम रैंडम हो जाता है, क्योंकि इतने सारे लोग इतने हाई क्वालिटी के हैं वहां पे। इसीलिए जिसकी बहुत अच्छी रैंक आती है और जिसकी नहीं आती, मोस्टली द फैक्टर इज परसिस्टेंस एंड ग्रिट, नॉट इंटेलिजेंस। आप नोटिस करोगे, और ये स्टैटिस्टिकली इट इज एविडेंट कि मोस्ट ऑफ द पीपल विल क्लियर द एग्जाम नॉट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट बट इन द सेकंड एंड थर्ड अटेम्प्ट। तो जो टॉपर हैं, मोस्ट लाइकली बहुत सारे अटेम्प्ट देने के बाद टॉपर करे होंगे, उसकी स्टेइंग पावर, उसकी ग्रिट, वो ना छोड़ना, डिस्पाइट ईयर्स ऑफ डूइंग दैट, फॉर अ मैन और अ वुमन, फॉर विमेन इवन मोर सो, इज नॉट ईजी। तो अगर कोई फैक्टर है माइंडसेट में जो फर्क है, मुझे लगता है, although it is again hard to say because they are almost at the same level, will be persistence only, grit. तो बेसिकली यहाँ पे भी हार्ड वर्क और परसिस्टेंस इज द विनिंग फैक्टर, नॉट जस्ट योर मेरिट। आफ्टर यू हैव रीच्ड अ सर्टेन लेवल, मेरिट तो है ही, इनिशियली प्रीलिम्स में ही वो मेरिट टेस्ट करके डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। अगर ऑफ कोर्स अच्छे लोग ही आगे बढ़ते हैं मेंस वाले स्टेज पे, और उसके बाद भी छठे हुए लोग आगे बढ़ते हैं इंटरव्यू वाले स्टेज पे। जो इंटरव्यूज होते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स को जो जज करते हैं, वो क्या क्वालिटीज देखते हैं? वो देखना चाहेंगे कम्युनिकेशन स्किल, इंटेग्रिटी,
झूठ बोलता है नहीं बोलता, बात छुपाता है कि नहीं छुपाता। वो देखना चाहेंगे ओवरऑल अवेयरनेस ऑफ स्टेक होल्डर्स, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है, पब्लिक सर्विस है। इनवेरिएबली इनएविटेबली आप कोई भी काम करो, किस भी डिपार्टमेंट में काम करो, आप गवर्नमेंट के एक रिप्रेजेंटेटिव हो और आपके सामने होंगे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स। क्या आप सबके बारे में सोच पाते हो कि आप एकदम यूनिलैटरली डिसीजन लेते हो बिना किसी की परवाह करे? उस टाइप के मैवरिक्स नहीं चाहिए। बहुत वेल रीजन्ड, काम, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स वाले, हाईली इंटेलिजेंट, हाई इंटेग्रिटी लोग चाहिए इस काम को करने के लिए। और एग्जैक्टली यही चीजें टेस्ट होती हैं। क्या नार्सिसिस्टिक जो पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं वो हेल्प करते हैं आपको यूपीएससी इंटरव्यू क्लियर करने के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज नहीं, नार्सिसिज्म तो इज अ बिग रेड फ्लैग। नार्सिसिज्म अगर दिख रहा है किसी में और उसको खुद ही की ईगो या खुद ही की उसमें चाहिए, तो इट्स अ बिग बिग रेड फ्लैग। वो अगर डिटेक्ट हो गया इंटरव्यू में तो वो उसको 100% पनिश करके डिस्क्वालीफाई करेंगे। दैट इज बाय डेफिनेशन अ पर्सन जो बाकी लोगों को अकाउंट में नहीं लेगा। सिविल सर्वेंट तो आइडियल सिविल सर्वेंट तो इज इनविजिबल, अनोनिमस। आइडियल सिविल सर्वेंट इज अ ह्यूमन जो खुद में इंटरेस्टेड ही नहीं है। आइडियल सिविल सर्वेंट इज अ सेंट, इज अ मंक, जो सिर्फ समाज सेवा के लिए लगा हुआ है दिन रात रात दिन। ऐसे लोगों को छांट पाते हैं इंटरव्यूअर्स? इस आइडियल क्राइटेरिया के जो पास मिलता है, द क्लोजेस्ट टू दिस क्राइटेरिया इज व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। बट ऑब्वियसली दे आर ह्यूमंस, सो नॉट एवरीबडी, नोबडी इज लाइक दैट। कितने लोग जो हैं वो इंटरव्यू स्टेज तक सेंट मंक लाइक होते हैं और जॉब मिलते ही, पावर में आते ही करप्ट हो जाते हैं? होते हैं, बहुत होते हैं। देखे हैं आपने ऐसे लोग? हाँ। क्योंकि मुझे लगता है इनहेरेंटली जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जब आप 20-25 साल के होते हो आप बहुत ज़्यादा करप्ट तो नहीं होते हो। आपकी क्लैरिटी कम हो सकती है, आप कंफ्यूज हो सकते हो, आप थोड़े बहुत मैनिपुलेटिव हो सकते हो, वो सब चीज़ें हो सकती हैं, बट करप्शन इज़ अ बिग वर्ड एंड अ बिग लेबल टू कैरी। मैंने देखा है कि कुछ लोग होते हैं जो एक प्री कंसीव्ड माइंडसेट से आते हैं, ऐसे कम होते हैं। और मैंने देखा ये भी कि कुछ लोग हैं जो पहले गवर्नमेंट सर्विस कर रहे थे, ग्रुप बी की सर्विस कर रहे थे, कुछ रेलवेज में कोई जॉब कर रहा था, फिर यूपीएससी दे के इसमें हो गया, तो ऑलरेडी करप्शन के साथ एक फेस टाइम हो चुका है। ऐसे लोग मैंने देखा है दे कैन बिकम वेरी करप्ट वेरी फास्ट विद ऑलरेडी सेट एजेंडा, क्योंकि उनको पता है करप्शन के पता फायदे है। क्या है और हाँ, अंदर से देखा हुआ है। खेले खिलाए खिलाड़ी हैं वो। बट वो लोग जिनको पता नहीं है, अच्छे घरों के, मतलब अच्छे बच्चे हैं, पढ़ाई वढ़ाई करके आए हैं, शरीफ हैं, वो इतनी जल्दी करप्ट नहीं होते। ट्रेनिंग में भी वो करप्ट नहीं होते। आफ्टर गोइंग इनटू द फील्ड द सिस्टम स्टार्ट्स टू टेक इट्स टोल। उसके बाद उनकी ह्यूमन नेचर टेस्ट होती है, सोसाइटी टेस्ट करती है, गवर्नमेंट टेस्ट करती है, सिस्टम टेस्ट करता है, और उसके बाद एक एक करके दे विल स्टार्ट टू ब्रेक। जैसा कि हमने पहले भी एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि क्या हमारा जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो ज़्यादा फेवरेबल है आपके लिए अगर आप करप्ट हो तो, जिसमें आपने कहा था कि हाँ ऐसा है कि अगर हम करप्शन होने के कंड्यूसिव क्राइटेरियाज हमारे आसपास हैं। इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। नहीं, इसको नहीं डिनाई मतलब रोज कलर्ड ग्लासेस लगा के ये नहीं कह सकते कि सिस्टम तो बहुत टाइट है, आदमी खराब है। नहीं, और सिस्टम में हम, आई एम इंक्लूडिंग सोसाइटी ऑल्सो, देर आर नो रोज कलर ग्लासेस। गो ऑन द स्ट्रीट एंड सी। आप अपने एरिया में रियल एस्टेट के प्राइसेस पूछ तो लो। बेसिकली ऐसे माहौल में जहाँ पे आप देख रहे हो कि करप्शन करना फेवरेबल है, आपके लिए एडवांटेजेस है, पर्सनल मोटिव्स भी पूरे होते हैं, ऑनेस्ट ऑफिसर रहने के लिए आपका क्या इंसेंटिव है? क्यों आप एक ईमानदार ऑफिसर रहोगे ऐसे सिस्टम में? इज्जत, आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। फर्क क्या पड़ता है इज्जत से? बहुत फर्क पड़ता है इज्जत से। आज के टाइम में जब आपकी पूरी सक्सेस को जो आंका जाता है वो मटेरियलिज्म से आंका जाता है कि आपने कितने पैसे कमा लिए, आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ नॉट रहे हैं, नेसेसरीली। कितने रिसोर्सेज हैं। किसी के ऊपर कोई, क्या विजय माल्या इज्जत के लायक है आज की डेट में? जब तक उसका केस नहीं हुआ तब तक तो उसे मिल ही रही थी इज्जत। उसकी पार्टीज में पॉलिटिशियंस भी जा रहे थे, टॉप एक्ट्रेसेस जा रहे थे, सब कुछ हो रहा था। तो वो ये ना, आप पकड़े ना जाओ, तो ये एक लोगों ने अभी एक दो बनाया तो है आईएएस ऑफिसर्स का कॉन्वर्सेशन। मैंने सुना जो अभी करप्शन के केस में पकड़े गए। इज्जत है उनकी। मैं आपसे यही तो कह रही हूँ कि जब तक पकड़े ना जाओ, करप्शन का एक बहुत कॉमन जो नैरेटिव है जो कहते हैं कि वो तभी, मतलब चोरी तब तक ही चोरी है जब तक आप पकड़े ना, तब तक चोरी नहीं है जब तक आप पकड़े ना जाओ। तो पकड़े कितने लोग जाते हैं? आपको लगता है बहुत सारे ऑफिसर्स पकड़े जाते हैं? जैसे आपने कहा आपने 1-2 ऑफिसर्स के बारे में सुना, तो लार्ज मोटिवेशन तो यही है ना कि अगर हम 100 लोग हैं तो 100 में से 2 ही तो पकड़े जाएंगे, तो 98% सक्सेस रेट तो बहुत बड़ा सक्सेस रेट होता है। उसके बेसिस पे एक बच्चा अपने चांस ले लेता है यूपीएससी के लिए, 10 साल दे देता है अपनी लाइफ के, 8 साल दे देता है। 100 लोग हैं, हम्म। 100 में से 33%, 33 नॉर्मल स्टैंडर्ड डिविएशन इन स्टैटिस्टिक्स, जो ज़्यादातर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में काम आती। 33% विल बी हाईली करप्ट, 33% विल बी इन द मिडल,
हैं भी नहीं भी हैं, मौका है तो देख लेंगे, नहीं तो फिर नहीं करो। 33% आर बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, कम्प्लीटली ऑनेस्ट। अब ये जो 33% हाईली करप्ट हैं, इनके पास क्या रीज़न है करप्शन ना करने का? इनके पास रीज़न है, क्या रीज़न है करप्शन ना करने का? एक तो डर, डेटरेंस, कॉन्सिक्वेंसेज आर हार्श। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, वेरी वेरी ड्रकोनियन लॉ। सारी जिंदगी आप जवाब देते रह जाओ, जो सोसाइटी में बदनामी होगी वो अलग एडेड डेटरेंस है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग डेटरेंस है, वो छोटी चीज़ नहीं है। अभी मैं देख रहा था योगी आदित्यनाथ, द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, उनकी कोई स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि अगर आप किसी करप्शन केस में पकड़े जाते हो तो आपके नेक्स्ट जनरेशन को भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। दिस इज अ डायरेक्ट अटैक ऑन दैट सोशल नेचर, एंड सो दैट इज अ ह्यूज डेटरेंस। जो बीच में है 33%, जो इधर भी नहीं है उधर भी नहीं है, वो भी डर की वजह से रुकेंगे, डर की वजह से रुकेंगे। और जो 33% है जो बिल्कुल नहीं कर रहे, या तो वो डर की वजह से रुके हुए हैं, या उनमें मॉरल्स बहुत स्ट्रांग है और उनके कुछ और रीजन है कि वो करना ही नहीं चाहते, या उन्होंने डिटर्मिन कर लिया है कि ये इट इज़ नॉट वर्थ इट। दैट्स अनदर रीजन। वैसे अल्टीमेटली कोई इंसान अगर बिल्कुल मना कर रहा है कि नहीं करना है नहीं करना है, उसने कहीं ना कहीं ये समझ लिया है कि इट इज़ नॉट वर्थ इट, एंड इट इज़ नॉट वर्थ इट। ये रिस्क, इस लेवल का रिस्क, इज इट वर्थ दैट? मतलब छोटे मोटे अमाउंट जो होते हैं वो, गिवन द फैक्ट कि कोई अगर आपको पैसे दे रहा है और किसी ने ले लिए, तो वो बाहर जाके हर किसी को बताएगा, प्राउडली बताएगा, चिल्ला चिल्ला के बताएगा कि मैंने एक बड़े ऑफिसर को सेट कर दिया। क्या इज्जत बचेगी आपकी? PTA meeting, you go to your child's PTA meeting and everybody is whispering about how you took money. What kind of a... But what I've seen, रवि, इन माई एक्सपीरियंस, जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जितनी बड़ी पोजीशन होती जाती है ना, वो इन क्वेश्चंस की परवाह नहीं करते क्या इज्जत। अगर ऐसी परवाह करते तो क्या रामदेव बाबा जो शरबत जिहाद वाला जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया वो देते? क्या इतने बिजनेसमैन हैं जिनके लिए इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस उठते हैं, क्या वो चीज़ें करते हैं? जितने आप अप द लैडर चले जाते हो, आपकी जो शेम है ना, मुझे लगता है ये जो पब्लिक शेम है वो तो बड़ा कम हो जाती है, वो आपका फैक्टर भी नहीं होता। और आप तो बल्कि प्राइड लेते हो कि अगर हम बड़े हो गए तो लोग तो कहेंगे ही, बल्कि ये मेरा सक्सेस का मार्कर है। अगर लोग मेरे बारे में बात नहीं कर रहे हैं और नेगेटिव बात नहीं कर रहे, तो मतलब मैं इतना सक्सेसफुल हुआ नहीं, आई हैव नॉट बिकम द टॉक ऑफ द टाउन। You know, that also becomes a way that you kind of get identified from the crowd and you separate yourself out from the, you know, you become an outlier in a way. तो ये तो बड़ा एक प्राइड बैज भी हो गया है पहनने के लिए कि यू नो मुझे नहीं लगता कोई मतलब वेलकम करेगा ऐसे प्राइड बैज को। आई थिंक अगर बहुत बड़ा इंसान बहुत स्केल पे चला गया है और बहुत ज़्यादा फेमस है, तो स्क्रूटनी भी उतनी ज़्यादा होगी। और जब होगी अगर होगी और जब होगी अगर होगी इज द बिगेस्ट। स्क्रूटनी तो होगी ही ना, अगर बहुत बड़ा है तो। किसी को छोड़ा है क्या पब्लिक ने? ऑन द इंटरनेट, यूर ऑन द इंटरनेट, आई एम ऑन द इंटरनेट, इज देयर एनी एस्केप? People will scrutinize you. People have no power. The system has. If the system favors you, then people can say whatever. कितने सारे बिजनेसमैन हैं, जैसा विजय माल्या की बात कर रहे थे हम, आप और मैं बैठ के कुछ भी बातें कर सकते हैं, कितना भी बड़ा 5 घंटे का पॉडकास्ट कर सकते हैं, 10 कमियां निकाल सकते हैं, और इतनी जो चीजें वो ब्लेटेंट थी। ही वॉज अ वेरी पब्लिक फिगर, तो बहुत सारी डिटेल्स तो उनकी ब्लेटेंट वैसे भी हैं। फर्क क्या पड़ता है उससे? अनलेस यू गेट कॉट। The higher you are, the farther you fall also, ना? Look at where he's fallen. शक्ल दिखाने लायक नहीं है। Can't have the name Malia behind your name and get entry into a well-established institute. But we have one Vijay Malia in our country that we have identified. There are many who are not identified. How many people at that scale were operating even? He was at the top of the top. That is why he is fallen so low. And there are people who are constantly must be falling that we don't get to hear because they're not that large also. The lesson I'm trying to catch out of this conversation, why we are doing it in circle, is basically to understand this whole mindset जो लोगों का है about corruption, जो businessmen का है, जो पूरे system का जो एक integration है, ये किस तरह से काम करता है? Basically, how motivated and how incentivized are we to be corrupt in the world that it is becoming right now? Highly. You know, आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हो, आप यूट्यूब पे हो, मैं यूट्यूब पर हूँ, और हम एक तरह का कंटेंट करते हैं। अगर हम एक दूसरे तरीके का कंटेंट करेंगे तो it will be monetized more easily, more money will come, it will be easier to get brands on board, जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। तो कंडीशंस जो है वो थोड़ी कंड्यूसिव होती हैं to do things which are a little you know I would say hanky panky in nature, you know, hanky panky in nature बोले या कुछ भी बोले, तो वो रूट तो हमेशा थोड़ा ज़्यादा एक्सेसिबल और ज़्यादा फेवरेबल होता है। तो
वन लास्ट क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क इज कि आप अपने मॉरल्स को कैसे बैलेंस आउट करोगे, क्योंकि मोरालिटी जो है उसकी मुझे लगता है कोई क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है. आपके लिए मोरालिटी कुछ मीन कर सकती है, मेरे लिए मोरालिटी कुछ मीन कर सकती है. और एज ह्यूमन बीइंग्स हम अपने मोरालिटी के कंपास को शिफ्ट करने के लिए भी ओके ही रहते हैं. मुझे लगता है कई लोगों को मैं देखती हूँ वो कुछ बोलते हैं लेकिन जब वो काम करने पे आते हैं तो इतना तो चलता है या ऐसे तो चलता है. तो हाउ डू यू डिफाइन मॉरल रूल्स व्हेन यू आर वर्किंग इन अ सिस्टम लाइक दिस? How do you define? I think so. You have to listen to internal cues for it. When you are talking about corruption, you can't talk about corruption in the same sentence as moral rules because corruption is a crime. How many times have you committed a crime in the past 30 days? Not many, I hope, I assume. Of course not. Yeah, this is the thing, no? Because where there are morals, the law is not far behind. Then there are some internal signals that you get where you realize that this is worth it or not worth it. जहाँ पे moral ambiguity है वहाँ पर लोग करते हैं. लोगों का नेचर है करप्ट होना, लोगों का नेचर है malevolent होना. हमारा नेचर है, हमारे अंदर एक शैडो है, हमारे अंदर evil tendencies हैं, हमारे अंदर greed, ego, corruption की propensity है. हम आधे से ज़्यादा टाइम क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमारे उसके consequences are not worth it for us. पर बहुत ऐसी situations हैं जहाँ पर हमारी खुद की मॉरल आवाज हमको करने नहीं देती. द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ दैट आई हैव फाउंड इज द इमोशन ऑफ डिस्गस्ट. डिस्गस्ट वाली इमोशन आएगी अगर ऐसा काम है जो गलत है. आपने पूछा कि आप कैसे डिफाइन करते हो मॉरल, तो मेरा डिफाइन करने का मॉरल है डिस्गस्ट. अगर अंदर से डिस्गस्ट वाली फीलिंग आ रही है तो ये काम नहीं करना है, चाहे क्लियर नहीं है कि गलत है, ठीक है, अजीब सा नया यूज केस है, समझ नहीं आ रहा. अगर कोई ऐसा काम है जो मुझे छुपाना पड़ेगा, जिससे मेरे को शेम मिलेगी, जिससे मैं सर उठा के नहीं जी पाऊंगा या किसी से छुपता फिरूंगा, वो नहीं करना मुझे. ये मेरी वो है. दिस इज माई मॉरल डेफिनेशन, माई मॉरल बाउंड्री इज दिस. दैट कैन बी एन इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव जिससे लोग देख सकते हैं अपने मॉरल्स को. आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस को आपने डिस्टिल करके एक स्टेटमेंट में बताया और जो लोग इसे सुन रहे हैं उस पर रिफ्लेक्ट करके अपना पर्सपेक्टिव बिल्ड कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि उनकी लाइफ में ये कहाँ अप्लाई होता है और कैसे अप्लाई होता है और क्या उनके लिए ये प्रिंसिपल अप्लाई होता भी है या कुछ और उनको अपनी लाइफ को अलग तरीके से डिजाइन करना है. एंड दैट इज द होल आइडिया ऑफ दिस पॉडकास्ट कि हम कुछ ऐसे यूनिक आइडियाज थ्रो करें जो आपके जैसे एक्सपीरियंस लोग जो लाइफ को एक सर्टन तरीके से देखते हैं. मोरालिटी जैसा मैंने कहा कोई एक फिक्स डेफिनेशन नहीं है, 100 लोग हैं तो 100 डेफिनेशन हैं. आप उनमें से एक डेफिनेशन अपनी दे के जा रहे हो और जहाँ पे लोग एटलीस्ट एक रिफ्लेक्शन पॉइंट मिलता है. yes. कि आप हो सकता है किसी ने डिस्गस्ट से कभी कनेक्ट ना किया मोरालिटी को, तो आज एक एंगल मिलता है और सोचने पे मजबूर हो जाता है इंसान की क्या वहां पे मुझे फीलिंग ऑफ डिस्गस्ट आई थी जब ये हुआ था या वो हुआ था. तो दैट कैन बी एन इंटरेस्टिंग कंपास टू लुक एट लाइफ. ये मुझे लगता है होते हैं अंदर. द बॉडी सेंड्स सिग्नल्स, यू कैन चूज टू इग्नोर देम बिकॉज योर माइंड विल बी सेंडिंग रिवर्स सिग्नल्स, बट बॉडी झूठ नहीं बोलती. यू कैन फील इट इन द गट. नो, गलत हो रहा है, गलत है, ठीक नहीं है, यू कैन फील इट. अपनी लिसनिंग को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा कि हम कितना सुन रहे हैं अपनी बॉडी के सिग्नल्स को. रवि, कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस कॉन्वर्जेशन, एक सवाल जो मैं अपने सभी गेस्ट से पूछती हूँ, दैट इज देयर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस. तो यू हैव जम्प्ड थ्रू वेरियस करियर हायरार्कीज एंड यू हैव सीन थिंग्स अराउंड. व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? माय डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इज आई शुड बी एबल टू स्पेंड माय टाइम most of the time the way I want to, in pursuit of a very meaningful goal that personally drives me to the point of getting goosebumps, that I am successful at. जो भी आउटकम है वो अचीव हो रहे हो और उस अचीवमेंट से थ्रू दैट मेरी ग्रेटिफिकेशन के साथ बाकी लोगों का फायदा होना चाहिए, मेरी फैमिली को खुशी मिलनी चाहिए, और ये साइकिल जहाँ कंप्लीट हो रही है, ये जो मंडाला सा है, ये जहाँ पे कंप्लीट हो रहा है वो सक्सेस है. और जितनी देर मैं उसको सस्टेन कर पाऊंगा उतनी देर मैं सक्सेसफुल हूँ. आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपका जो भी ये तरीका है सक्सेस को देखने का, एवेल्युएट करने का और क्रिएट करने का, आप उसमें और ज्यादा सक्सेस को अपने लिए देखो. थैंक यू. आई विश द सेम टू यू. थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट. इट मेंट अ लॉट. इट वाज अ प्लेजर. थैंक यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज एपिसोड. आई एम श्योर आज की कॉन्वर्जेशन में आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चली होंगी और बहुत सारे आपके खुद के पर्सनल बिलीव्स अबाउट योर माइंडसेट आपको हाईलाइट हुए होंगे. कहाँ पे स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है या कौन सा यूनिक तरीका है जिससे आप अपनी लाइफ को आज
दोबारा से देख सकते हो, रीएवैल्यूएट कर सकते हो, रीडिज़ाइन कर सकते हो, वो भी काफ़ी कुछ मिला होगा। तो जो बातें आपको पसंद आई या कोई अगर आपके क्वेश्चंस हैं या कोई थॉट्स हैं जो रह गए, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं, हमें बता सकते हैं। अगर कोई आप पर्टिकुलर स्पीकर के लिए रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, गेस्ट सजेशन देना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमारी कॉन्वर्जेशंस को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू अगेन।